सुनिए अब ओवरड्यू ओवरड्यू हो गया मैम। हाँ, इसमें दिखा दीजिए इन केस यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन यहाँ पे ऑप्शन तीन ऑप्शन है मेरे पास। ROA ROA पर एनम पर एनम पेनल्टी पेनल्टी पर पर एनम एनम और और IO ROA है। थ्री ऑप्शन थ्री है। ऑप्शन है। जब भी मैं इंटरेस्ट पॉलिसी बनाता हूँ सॉफ्टवेयर में मेरे मेरे पास तीन ऑप्शन दिखते हैं। ROA पेनाल्टी पेनाल्टी ROA IOA ROA ठीक है ना। ठीक है ना। ROA ROA मतलब मालूम है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी जो कि लोन ले रहे हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगेगा। ये कब ये तक कब तक लगेगा? सपोज आप 6 मंथ्स के लिए लिए, एक साल एक साल के लिए लिए, एक साल एक साल तक यही रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमने सिस्टम ने कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। 1 लाख रुपए लिए तो 5% मतलब 5,000 रुपए कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट एक साल के लिए 5%। एक साल हो गया आप पेमेंट नहीं करे, ठीक है ना। ठीक है ना। जो रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब तो 365 डेज तक कैलकुलेट करेगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद में जो भी आएंगे कैलकुलेट करने वास्ते पेनाल्टी आएगा, IOE ROE आएंगे। ये दो पिक्चर में आएंगे 366 से 365 तक ROE रहेगा, 366 से ये दो भी ऐड होके कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। हमारा 10% था सर, तो यहाँ 10 डालना था, यहाँ पे 2 डालना था, और कुछ जिन्होंने जो है हमने भी 12 डाल दिया। वो डालेंगे ही ना सर, क्योंकि 2 स्कीम क्यों दे रखी है, फिर एक ही होना चाहिए था। यहाँ पे सुनिए IOA है ना सर, वो पहले IOD था। अभी उसका जो मीनिंग बता रहे हैं वो बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिमांड, और अपन ने जो समझा था वो था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू, और अभी बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिमांड। ओवरड्यू समझ के वो 10 और को 12 कर दिया। ओवरड्यू हो गया था, वो भी मतलब ओवरड्यू। ठीक है ना। सुनिए अभी जब भी आप लोन कलेक्शन करते हैं करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? पर्टिकुलर्स एक प्रिंसिपल दिखेगा, इंटरेस्ट दिखेगा, पेनल दिखेगा, IOD दिखेगा, अदर्स दिखेंगे। ठीक है ना। आप जो बोल रहे थे कि ये दो कमेंट क्यों नहीं करें, मैं कमेंट करेंगे तो जब कलेक्शन में नहीं दिखा सकता। पेनाल्टी और IOD को मैं अलग से नहीं करने के लिए यस बाइफरकेट करने के लिए क्या करा मैं 2 ऑप्शन दिया। रिकवरी पेनाल्टी का भी 2%, 3%, 1% रहेगा। यहाँ पे वही रेट डालना पड़ेगा। यहाँ पे जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही यहाँ पे केस आएगा। रेट ही रिपीट करना है। यस वो सही कराना पड़ेगा। यस ठीक है ना। सही हो जाएगा सर। एरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिमांड वो भी बोलते हैं। प्रिंसिपल के ऊपर क्लियर है ना इंटरेस्ट पॉलिसी में। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ये तो मैं अपडेट करा इनको। अब जैसे देखिए इसमें जो दिख रहा है ये गलत डल गया मतलब है ना। नहीं ये अपडेट कर चुका हूँ। ये ये सही है 12%, ये भी 12%, पेनाल्टी 3%। अच्छा मीडियम कर दें सर। मीडियम ये सोसाइटी में मैं अपडेट कर चुका हूँ, उसलिए आपको ये सही दिख रहा है। 10%, 2%, 10%। अब इसमें जो एक्चुअली क्या है, जो बाकी लोग भी थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी तक अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से कभी वो डिस्कशन लेवल पे हुआ भी नहीं। स्टेट वाइड है तो वो डिस्कशन में आएंगे। जो जो हमारा ROI ऑफ इंटरेस्ट है, ये आज की डेट में अपना बेस रेट 10 है। पूरे स्टेट में हमको ये मिलेगा पेनल्टी 2 है ना। कुछ जगह पे 3 भी डला होगा। क्रॉप लोन की बात करो, MT की बात नहीं कर रहा हूँ। MT तो जो अपना लेवल पे होता है वो आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट स्टेट लेवल पे प्रोडक्ट नहीं होता है। जो एसपी क्रॉप लोन में अपने को इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलता है वो करेंटली 10% है। इस 2% टोटल पेनल प्लस 12% यूनिट के पेमेंट। उसके पहले की जो डिस्बर्समेंट है मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ये 10 उसके पहले से 11 था वो चार्ट है। हम लोगों ने साथ में शेयर किया था। किसी के पास होगा तो मेरे पास है। 10.5% आपके पास भी था सोसाइटी में जाके 11%।
मैं मैं आपको पढ़ देता हूँ अभी शुरू में कैसे सीख रहा था। 2012-13 से चालू हुआ उस टाइम पे बेसिक अपना 11 था और और पैनल 3 ठीक है। फिर 13-14 में सेम चीज रिपीट करी, 14-15 में सेम चीज, 15-16 में भी सिमिलर है। ये चलते चलते आपका 2012-13 से 17-18 18-19 सेम 18-19 तक 3% पेनल 11% बेसिक। फिर आपका 19-20 में केवल 1 साल के लिए जो बेसिक आपका 10.5 ठीक है और पेनल हो गया 7%। नहीं ड्यू डेट तक ऐसा ड्यू डेट तक चलेगा ना वो पेनल नहीं है। ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, जब किसान अगर ड्यू डेट के बाद पैसा नहीं चुकाता है तो ड्यू डेट तक हम कितना चार्ज करेंगे, वो वाली वैल्यू हो सकती है। 3% चार्ज कर रहे हैं अपन किसान को 2012-13 से 18-19 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, बेस रेट आपका हो गया 10.5 और किसान से अपन ड्यू डेट तक ओवर ड्यू करके ड्यू डेट तक चार्ज करेंगे 7%, वो करेंगे 17% ये। और जो आपका बेस रेट है 10.5 केवल 19 में आ, उसके बाद 10 हो गया और 7% जो अपन ओवर ड्यू अगर होता है तो ड्यू डेट तक। पेनल में का इसमें नहीं जा रहा है, मैं कहते पेनल अलग लगा रहा हूँ, कहीं पे पेनल 3% भी लगा हुआ है क्या? अच्छा बता वो ये चीज हम एक बार देखेंगे कि इसके बारे में कोई दिक्कत तो बताया आपको, लेकिन जो बेस रेट है वो अपना 2018 से आप बोलोगे तो 18-19 तक 11% बेस रेट और अगर ओवर ड्यू मेंबर हो जाता है तो 3% होते हैं। उसके बाद 19-20 में 10.5 ओवर ड्यू मेंबर से 8% तक ड्यू रेट है, उसके बाद वो भी निकाल लेते हैं और वो फिर 10.5 हो गया अगले साल से और साल को कंटिन्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम आपको दे देंगे और वो वैल्यूज को आप अकॉर्डिंग टू दी डेट ऑफ सैंक्शन, अगर डेट ऑफ सैंक्शन कुछ महीने से ले रहे हैं तो उतना कर देना। ठीक है, ऐसे करके कोशिश करेंगे। जी सर सही होगा सर। एक चीज और क्लियर, अभी मैंने चेक नहीं करके देखा, जैसे नए मेंबर्स के लिए तो हम इंटरेस्ट पॉलिसी बना रहे हैं, नए मेंबर्स के लिए इंटरेस्ट पॉलिसी बना रहे हैं, इस इंटरेस्ट से चार्ज करेगा सिस्टम। बट जो हमने डीसीटी में डाल के दिया था कि जैसे आपने बताया 2012 में इतना इतना, तो वो सिस्टम उनके लिए सिस्टम ने बनाया क्या इंटरेस्ट पॉलिसी में, या फिर वो इसी पॉलिसी पे उनका भी चार्ज करेगा? ऐसा है इंटरेस्ट पॉलिसी में ये प्रोडक्ट पे है, इंटरेस्ट पॉलिसी में आप लिखते हो कि ये कब से है, प्रोडक्ट पे बता रहा है ना, तो पुराने अकाउंट्स पे उसी रेट से चार्ज करेगा सिस्टम। यस जिस रेट पे आज के रेट से आप अप्लाई कर दोगे उस रेट से वो सिस्टम आपको इफेक्टिव है। 1423 में जो बनाया था ना इंटरेस्ट पॉलिसी 1423 1423 के बाद में जो भी लोन बांट रहे हैं आप सॉफ्टवेयर में, उसके लिए वो इंटरेस्ट पॉलिसी लेगा। ठीक है, ऑलरेडी आप डीसीटी में कैप्चर करे थे इंटरेस्ट पॉलिसी, वो पुराने के वास्ते वही आएगा ना। वही तो इसको अपन एक बार इंटलेक्ट टीम को दे देंगे, आपको हम दे देंगे एंड आप एज पर दी डेट ऑफ सैंक्शन डिस्कसमेंट उस फाइनेंशियल ईयर में है तो आप उसमें वैल्यू डाल देना एंड सो ऑन। तीन सर एसपी लोन का तो आप क्लियर करा देंगे, हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें एमपी लोन में क्या रहेगा सर, क्योंकि उसमें भी आईओडी वही पैनल जुड़ के डल गया है। वाउचर उसमें मतलब वे अपन आईओडी तो सेम रहा है, सेम रहा है, तो आईओडी को अपन बोलेंगे उसको आप ओवरराइड करके जो आरओआई रहता है वही डाल दो। एसपी लोन में सबसे पहले अगर मान के चलिए फाइनेंशियल एडवाइस इसको तो कर सकते तो अपन बदल के बोलेंगे आईओडी को आप आरओआई के बराबर करिए, लोन सारे लोन जी एमटी और एलटी के लिए, और एसटी में तो आप कर ही रहे हैं वो आपको ज्यादा इजी रहेगा वो मेरे के सर वो जो भी लेवल के प्रोडक्ट होते हैं उनकी इंटरेस्ट पॉलिसी बनाना, प्रोडक्ट क्रिएट करना,
स्टेट लेवल पे लॉगिन मिल जाए मास्टर लॉगिन यूजर, लेकिन वो अभी डेवलपमेंट नहीं है। ये दोनों मुद्दे सर अब हम लोग भूल जाएंगे सर, हम आगे ध्यान रखना है। हम लोग के ऊपर आप छोड़ के आप लोग और फोकस कर सकते हैं, ये दोनों मुद्दे होंगे। सात जो है सात के लिए ये हो पाएगा सात जो है सात वो क्या है? चलो ठीक है, दो एग्जांपल आपको लीजिए, देखिए तो आप रजत का कहना ये है कि जो 7% और 3% को बोल रहा था कि ड्यूरेट करेगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, सभी लोग कृपया करके सुनिए कि आपको भारत के जब इंफॉर्मेशन का आपको वेरीफाई करोगे उसके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मेंबर हमारा रेगुलर, ठीक है, रेगुलर मेंबर से हम आज की डेट में क्या करते हैं 0%, ठीक है, और बेसिक क्या है हमारा 10%, मतलब कि हम 10% पे ब्याज दे रहे हैं मेंबर को, लेकिन अगर वो रेगुलर मेंबर रहता है तो हम बोलते हैं कि आपको भी ब्याज नहीं चुकाना। अब जो 10% होता है उसका ब्रेकअप कैसे होता है, ये चाहो आप लिखो, इसका ब्रेकअप दो पार्ट में होता है। एक होता है सेंट्रल लेवल से 4.5 और स्टेट लेवल से 5.5। सभी लोग एक चीज कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे शायद कि कोई बताएगा, तो हम लोग ये पता नहीं है, सब नहीं जाना है, लेकिन हम लोग जानते हैं कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 4.5 एंड 5.5 डिस्ट्रिक्ट, 4.5 एंड सेंट्रल, ये आपको दिक्कत टोटल आप जोड़ोगे तो 10% आ जाता है। ठीक है, बेस रेट जो होता है, बेस रेट का मतलब ये है कि लास्ट जो हमारा एंडिंग है, मतलब सोसाइटी टू मेंबर किस रेट पे हो रही है उसको अपन बेस रेट बोलते हैं। तो जब भी आप बेस रेट बोलते हैं उसका मतलब ये है कि मेंबर को इफेक्टिवली कितने रेट ऑफ सिस्टम मिलेगा, वो देते हैं 10। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम इंटरेस्ट उसमें वो ये बोलते हैं कि हम आपको 0% देंगे, किसान को 0% पर देना है, बस असे वो रेगुलरली अपना लोन चुका देगा। और जो 10% बना, तो क्योंकि अपन तो फाइनेंस से बोल रही है वही हमारी इनकम है, तो उन्होंने बोला कि 4.5 सेंट्रल दे देगा, तो सॉरी 3.5 सेंट्रल दे देगा और 4.5 दोनों मिला के 10 हो गए। अब ये जो 4.5 है सेंटर का और 5.5 स्टेट का, इसके भी दो भाग करके बनाए, वो कैसे हैं? तो दोनों में 1.5% का दोनों में देते हैं। तो सेंटर का जो 4.5 है उसमें से 1.5 गया, उसको बोलते हैं वो इंटरेस्ट सब्वेंशन, ठीक है, और 3% जो बचा उसको बोलते हैं पीआर। पीआरआई मतलब जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव, मतलब कि वो ऐसे मेंबर्स को दिया जाएगा जो कि रेगुलर, अगर इरेगुलर होता है वो ओवरड्यू होता है तो अपन उसको नहीं देंगे। 1.5% सबको दिया जाए, सबको मतलब ड्यू डेट तक, अगर ओवरड्यू मेंबर है उसको भी 1.5% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सिमिलरली जो अपना स्टेट वाला पार्ट है 1.5%, उसमें भी तो 5.5% उसमें 1.5% सबको मिलेगा और 4% पीआरआई जो ड्यू डेट तक चुका देंगे उनको। ठीक है, ऐसे करके ये टोटल मिलाकर तो 10% होता है। अब एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे को आपसे दूंगा, मेरे को 1 लाख लोन दिया आपने, 1 लाख लोन मैंने टाइम से भरा, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन सिंपल है, 1.5% ऐड में चला जाएगा ड्यू, जब भी मैंने भराया तब तक, या अगर मैंने ड्यू डेट तक चुकाया है तो ड्यू डेट, बेसिकली जिस डेट को मैंने चुकाया है अप टू ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट तक चुकाया है तो कैलकुलेशन ड्यू डेट तक होगी, या उससे पहले चुकाया तो उस डेट तक, ऐसा नहीं अपन ड्यू डेट तक ले जाएंगे। कैलकुलेशन को आप उसी डेट तक ले जाओगे जब एप्पल ने एप्लीकेशन चुकाया, ठीक है, तो 0% आप मेरे से लोगे, केवल मेरे को 1 लाख जो मुझे वो लोगे, बाकी का पैसा आप सेंटर ऑफ स्टेट से पे कर लोगे। एप्पल 1.5% है, 3 और 4% है, क्लियर है। अब दूसरा केस आता है कि मैंने 1 लाख रुपए जो दिया था उसमें से 1,000 की
अमाउंट है वो ड्यू डेट के पहले दे दी। मान के चलिए ड्यू डेट अगर खरीद का सामान मैंने खरीदी में लिया तो खरीद का ड्यू डेट मार्च में आता है, मैंने फरवरी में दे दिया या मार्च को दे दिया, 6000 रुपए दे दिया। अब आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 80,000। तो इस केस में क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी आप लोगों में से कोई बताइए, फिर मैं बताऊं। तो बताना चाहिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मैं एक मेंबर हूँ, मेरे को 1 लाख का लोन दिया था आपने एंड मैंने 20,000 रुपए ड्यू डेट पे चुका दिए और 80,000 मैंने नहीं चुके। तो आप इंटरेस्ट सबवेंशन का किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे होगा? ओवर डिमांड करोगे एक बार बिल्कुल नहीं, फिर कैलकुलेटेबल कैसे करेंगे उसको पेमेंट करेंगे। जनरल जो अपना ओडी मेंबर को ट्रीट करते हैं उसका इंटरेस्ट कन्वेंशन भी क्या है? इंटरेस्ट कन्वेंशन कोई भी नहीं जाएगा। इसमें सर आईएस जो है अपना 1.5% वो सेंट्रल का उसका कम होने देगा आपको। ये जो रेट करता है कितनी अमाउंट है पूरे अमाउंट पे 1 लाख रुपए अगर बचा है तो पूरे पे मिलेगा 1.5% इसके से भी मिलेगा और परसेंट से भी मिलेगा। लेकिन जो पीआरआई मिलेगा वो अपन को सिर्फ 20,000 रुपए पे मिलेगा, इससे भी मिलेगा और परसेंट कोई बात नहीं। अपने मैनेजमेंट में बताइए कोई सही जगह पे कोई बात करना है मेरे अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना कोई बात। सर उसमें जितना अमाउंट जो था ओवरड्यू हुआ है उसमें ड्यू डेट तक आईएस ही मिलेगा, पीआरआई मिलेगा। और जो फार्मर का जो अमाउंट है उसके लिए वितरण बनाने के लिए मान लीजिए स्मार्ट पेमेंट है तो कुछ स्मार्ट पेमेंट है तो 7% रहेगा, ठीक है। फिर जितना प्रिंसिपल का हुआ उसके बाद वापस से उसकी वितरण उसका 7% है, ठीक है जो बात में 12%। हां तो सर आज नहीं बोलने समझ गए। बेसिकली क्या है कि अपने को टोटल अमाउंट नहीं पकड़नी है, अपने को पकड़ना है जो जब भी इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हो। जब आप लोग कभी ट्रेनिंग में आए होंगे तो पता चला सर वो चल नहीं होगा कि और नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट निकालना। आप डायरेक्ट रेट को आउटस्टैंडिंग पे मत पकड़ो क्योंकि वो डे बाय डे डिफर भी कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे लोगे? तो जो आप बता रहे हैं कि अगर मैंने बाकी पेमेंट किया है भले मैं 1 पैसे से भी डिफॉल्ट हूं, मैंने 99,999 पैसे चुका दिए हैं, 1 पैसा नहीं बनाया है, तब भी मैं ओवरड्यू मेंबर हूं। एक चीज क्लियर होगी। दूसरा अब इसमें आप कैलकुलेट कैसे करोगे? अगर मैं ओवरड्यू हो गया तो पीआरआई मेरे को नहीं मिलेगा, ना तो सेंट्रल देगा ना स्टेट देगा। अपने को अब क्लेम कैसे बनेगा? 1.5% का जो आपका क्लेम बनेगा प्रोडक्ट वाइज आप बनाओगे 20 जो 1000 मैंने बताया है वो एक मार्च को दोबारा में जो मतलब ले लेते हैं करीबन लोग ना इस मार्च में 20,000 रुपए पकड़ा। दैट मींस ये रेट ऑफ डिसबर्समेंट से लेके 1 अप्रैल को आप मान के डिसबर्स किया था 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक ये आउटस्टैंडिंग कितनी थी? पूरी 1 लाख। तो 1 लाख पे आप जो बनाओगे वो बनाओगे 1.5% बना दो दोनों का, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग कितनी बनी? मेरी 80,000 लगी तो 80,000 की आउटस्टैंडिंग में आप 1 मार्च से लेके जो भी ड्यू डेट है मान लो यहाँ तक आप 1.5% से सेट और अंतर का बना दोगे। तो ये कहानी होगी आपकी आईएएस। ड्यू डेट तक आप बनाते हो उसके बाद आईएएस नहीं बनता। ड्यू डेट या फिर एक्चुअल पेमेंट जो भी पहले, ठीक है। अब बात आई अब आप किसान से किसान से आप जो लोगे सबसे पहले आउटस्टैंडिंग आप लगेगी सबसे पहले आईएएस बना। आईएएस आप कब तक क्लियर करोगे? ड्यू डेट या फिर जो भी पेमेंट की एक्चुअल डेट फुल पेमेंट फुल हां पेमेंट आउटस्टैंडिंग में आप प्रोडक्ट बना रहे हो। मैंने यहाँ पे तो पूरी नहीं करता पार्शियल पेमेंट किया 20,000 आपको दिया था 1 मार्च अरे लोन ये अप्रैल को डिसबर्स हुआ 1 मार्च को अभी मैंने 20,000 रुपए दिया 80 में दिया आउटस्टैंडिंग नहीं
तो 1 अप्रैल से लेकर 3 मार्च तक मेरी आउटस्टैंडिंग टोटल देखिए 1 लाख होगा। तो 1 लाख के ऊपर आप कितने दिन का 1.5% पेमेंट करोगे? क्लियर है? यहाँ तक किसी को बात करना तो नहीं। तो फिर उसके बाद मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी रहेगी? साइकिल के ऊपर 80,000। कितने दिन के लिए रहेगी? 1 अप्रैल से 1 मार्च से लेकर 28 मार्च, 28 दिन के लिए। 28 दिन का जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो 1.5% इसके बाद सेटलमेंट 1.5% बना लोगे। 3 पार्ट हुआ आपका 1.5% मतलब 3% ये आपके जिससे मिल गया सरकार से। सेटलमेंट डिस्ट्रिक्ट में लगा 3% मिल गया। बेस रेट कितना है आपका? 10%। तो बचा आपका ब्याज कितना? 7%। 7% आप ठीक रेट तक किससे वसूलोगे? किसान से। क्लियर है? अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये और समझ लो अपन। वो आपने 1 अप्रैल को दिया था मेरे को, 1 मार्च को मेरे 30,000 रुपए बढ़ाए आपने, तो 1 अप्रैल से 1 मार्च 1 लाख मेरी आउटस्टैंडिंग गई। कितने दिन के लिए आप 7% मेरे से वसूलोगे? तो ये 10 जाने खत्म हो गई यहाँ पे। अब जो बची अमाउंट 80,000 1 मार्च से 28 मार्च आपने 3% इससे ले लिया सेंट्रल प्लस बचा 7, तो 80,000 पे आप मेरे से 7% वसूलोगे 28 दिन। ये कहाँ तक हुआ? ड्यू डेट तक, क्योंकि मैं ओवरड्यू हो गया था। अब ड्यू डेट के बाद मेरे से कितना वसूलोगे आप? जहाँ तक सरकार आपको असिस्ट करेगी ड्यू डेट तक या ड्यू डेट के बाद पूरा का पूरा किसान से लेना है। तो 10% हमारा बेस रेट है, पूरा किसान से लेंगे प्लस ओवरड्यू भी हो गया है, इसलिए हम उसे पेनल भी देंगे। तो 10 प्लस 2 या 3 जो आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा आप चार्ज करोगे 80,000, क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग कितने बचे हैं इसमें देखो आप 80,000 में आप वो क्लियर है? ये सिंपल। अब तीसरा केस आता है अपना इंटरेस्ट केस, जो होता है जब हमारा स्टेट ड्यू डेट 1 साल से बढ़ा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ये होती है कि हम इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे या देंगे इस शर्त पे कि वो लोन आप 1 साल तक के लिए दे दो। ठीक है? बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो क्रेडिट रेट है वो एक्सटेंड होती है, कभी कभी तो भी मान लो अगर उसमें 365 दिन से ज्यादा हो जाता है सीजन का टाइम, तो 365 का जो मैंने अपना कैलकुलेशन समझी ये कैलकुलेशन रहती है 365 के बाद जितना भी ब्याज होता है, चाहे वो स्टेट का अपना स्टेट का अपना ये जो पूरा का पूरा 2.5 मतलब 5.5 हो गया। सेंट्रल वाला पार्टी स्टेट के नाम पे अपन क्लेम करते हैं, क्योंकि वो अगर वो ड्यू डेट जो सरकार ने बनाई है वहां तक मेंबर अगली और अगर नहीं हुआ है तो वही ऊपर में मिलेगा दूसरे के ऊपर भी देता है। जैसे मार्च से अप्रैल हो जाती है तो 1 महीने का सेंट्रल का क्लेम 3% है सर। हां पूरा क्योंकि अपन की स्कीम है 0%। समझ तो गए? जो भी सेंट्रल का बनता है वो देगा अपन स्टेट को और जब हम यहाँ पे होता है यूनिट बढ़ती है तो हम कैलकुलेशन देनी पड़ती है कि कितना अतिरिक्त भार राज्य में आएगा, क्योंकि केंद्र शासन का पैसा मिलेगा कितना करोड़ का वो राज्य सरकार है। लास्ट ईयर तक था कि जो ड्यूरेट था जिसमें रेट बढ़ी मैंने इतना स्टेट गवर्नमेंट किसान से भी हो गया वो ये एक हुआ यूनिट करना है फिर उसका यूनिट मत करेगा लेट करो यूनिट मत करो यूनिट अभी मत करो लेटेस्ट मतलब सर 1/4 से पूरा वर्ड जो सॉफ्टवेयर में वैसा कर इस साल से हुआ है तो कैलकुलेशन जो बनाने पड़ेगा पर्पस नहीं है कि अपन कैसे करना है, कैसे सेंटर पे अपन 0% पे देना है कैलकुलेशन सर्किट डेढ़ 4 एंड 3 एंड 4.5 के तरह। ठीक है,
ये हो रहा है, तो इसमें अपन इंटरेस्ट के लिए आईओए को पूरा ओवरराइड करा देंगे जिससे हमारे आरओआई पर अवॉइड करेंगे, चाहे आपका एससी लोन हो चाहे आपका एमडी लोन हो या एमडी लोन, ठीक है। ये आप अपना नाम करा देंगे, लेकिन लोग भी मेरे को लगता नहीं कि जितना करवाएंगे उससे वो कभी होगा नहीं, तो उसका पता वो नहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सोसाइटी के लॉ के जब भी अपन कर रहे हैं तो उसका आरओआई जरूर चाहिए, आरओआई जो दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलें। पूछो। पैकेट से सुधरेगा अगर एक बार सेव हो गया टूटी है ना 91 एक मिनट CO 911 905 039 0001 तो वो 3% जो है इसलिए अपन किसान ले रहे हैं तो प्रोत्साहन राशि देने के जा रही है, बाकी इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% ऐसा गलत नहीं हो सकता है। वाला पार्ट ये है जो रिलेटेड पर्सन देती है सरकार, वो सरकार देती है इंस्टीट्यूशन, इनका जो क्वालिफिकेशन है आपका ERP में भी गलत है, ERP के लिए इसमें प्रदर्शन आपको लिमिटेड हो नहीं पाएगा। हाँ तो 10 नहीं है, अपन तो 10 ले रहे हैं, बेसिक 10 बेसिक अपन 10 ले रहे हैं। हाँ इसीलिए अपन ये बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट सब्जेक्ट जो मॉड्यूल था उस मॉड्यूल में डेटेड अपन जाएगा वो जैसे नाम पे और 3-4% जाएगा पीआरआई नाम पे, और जैसा मैंने अपनी कैटेगरी के जैसे मैंने अपन ने डिस्कस किया कि इंडियन मॉड्यूल में उसके अकॉर्डिंग वो चार्ट बना दे जो आप बना दो जो आप ओवरराइड करोगे आईओए को आरओआई करने आप तो वो सारे के नॉमिनेटिव इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि घर में जो दूसरा के लिए सभी लोग पे इफेक्ट हो जाएगा, है ना। ब्याज अनुदान की जो एंट्री है रोहित है, आप थोड़ा सा बताओ आप ही कैसे बस वही निकाले नहीं उसको भी पता कैसे अपन एक दूसरे से सीख रहे हैं, ब्याज अनुदान समझ चाहिए। ब्याज अनुदान का जो है ना, हमने जो डिस्बर्समेंट और रिकवरी था वही ब्याज अनुदान 31-24 पे हमने जो अपना वेरीफाई ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट, वेरीफाई क्या है कि ब्याज अनुदान सिस्टम से नहीं बना, सिस्टम से इस बार हम चालू किए हैं 1/24 के, अब जो बनेगा इसका ब्याज अनुदान पिछले बार का नहीं बना, तो पिछले बार का जो भी कैलकुलेशन होगा वो अपने यूटिलिटी से ही करेंगे पिछले बार, और जो भी एंट्री करने के बाद लगा इस बार हम सही करेंगे। पिछले बार पिछले आया था एक का पिछले में ब्याज का कैलकुलेशन कितना है, इस बार हमने सर सॉफ्टवेयर की बात लास्ट में 31 में पहले बार में एंट्री कैसे है ईआरपी में एंट्री कैसे रीजनल एंट्री को सर बता रहे हैं ना, तो पहले मैं वही दिखा रहा हूं वही आगे इसकी बैलेंस शीट की एंट्री मैं एक बैलेंस शीट दिखा दे रहा हूं कि मैंने कैसे मिलान किया है और कहां इसका डिफरेंस आ रहा है और कैसे करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। हां
जो आपके वो इंटरेस्ट सबवेंशन का कोई हमको एंट्री नहीं करनी है सर। आपका जो क्वेश्चन है मैं रिपीट करता हूँ, आपका ये पूछ रहे हो कि कोई मेंबर है, रेगुलर मेंबर है, अपन ने रिकवरी उसकी करनी चाहिए। अब जो इंटरेस्ट उसका दिख रहा है वो इंटरेस्ट शासन से रिसीव कैसे दिखाऊंगा, ये पॉइंट है। अभी अब बैलेंस शीट देखेंगे, मैं कुछ अभी जो बैलेंस शीट आप दिखाओगे उस बैलेंस शीट में जो हेड्स है ना वो थोड़ा एक उसमें हेड रहता है इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन स्टैंडर्ड लोन्स। अगर मैं उसका वो कैलकुलेशन याद है तो वो जितना रेगुलर मेंबर वाला पार्ट है जो स्टैंडर्ड लोन है वो पूरा का पूरा ब्याज इकट्ठा दिखा रहा है, ठीक है। अभी वो ब्याज हमको किससे वसूलना है, रेगुलर मेंबर से है वो शासन से लेना है, ठीक है। तो टेंटेटिवली आप ये मान के चल सकते हैं कि वो जो वैल्यू आ रही है वो शासन से रिसीवेबल है, एक चीज। दूसरा चीज कितना कितना बढ़ेगा हमारा इंटरेस्ट मेंबर वाली वो तभी कैलकुलेट हो पाएगा सिस्टम से जब इंटरेस्ट सबवेंशन जो मॉड्यूल है उसको जिस हिसाब से अपने स्टेट पॉलिसी एप्लीकेबल अकाउंट प्रॉपर्टी और स्टेट प्रॉपर्टी वो आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब हम क्लेम जनरेट करेंगे सिस्टम के बाद अभी आप क्या करेंगे, बेसिक समझिए जब आप इंटरेस्ट सबवेंशन का क्लेम बनाते हो तो जो आपका अलग से मॉड्यूल दिया हुआ है अटैचमेंट से उस मॉड्यूल में आप हर एक मेंबर की हर एक डेबिट क्रेडिट की रीडिंग करते हैं, ये करते हैं बस इतना करते हैं। फिर सिस्टम की जो क्वेरी है वो उसको छांट देती है कि रेगुलर मेंबर का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे होगा वो कॉलम बना देता है, स्टेट गवर्नमेंट वाला इतना आएगा, सेंट्रल वाला इतना आएगा, 3% इतना आएगा, 4% इतना आएगा। अगर एक साल से ज्यादा हो गया है तो ये मतलब उसका ये करता है। तो सिस्टम में अगर हर एक ट्रांजैक्शन चला हुआ है तो केवल उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे रन करेंगे और क्लेम जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम को पता है कि पहले देखेगा कि मेंबर कितने रेगुलर है, रेगुलर वाले का सिस्टम वाइज करके टोटल कैलकुलेट किया और डेट 3 और 4 कैपिटल मतलब मान लीजिए सिंपल है। वैसे ओवरड्यू मेंबर है तो उसका भी इसमें लगेगी टोटल कैलकुलेट करेगा, डेट देना है, बाकी 7% काम देगा वो बना देगा। तो अभी जो स्टैंडर्ड नोट पे वैल्यू आ रही है मैं आपको थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा, जो स्टैंडर्ड लोन की वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली टोटल हमारे सबसे की तरह से आप मान सकते हो कि गवर्नमेंट से रिसीवेबल है क्योंकि वो पूरा का पूरा लेना है आपको, ठीक है। क्लेम का जो बात है क्लेम तभी जनरेट होंगे जब इंटरेस्ट सबवेंशन जो मॉड्यूल उसने दिया है ईआरपी में वो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे उस तरह वो तब जनरेट होगा। आज के डेट में आपको बैलेंस शीट के लिए क्या चाहिए, कितना रिसीवेबल है, चाहे वो मेंबर से हो या सरकार से, वैल्यू सही होनी चाहिए। अब तक वो वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमारी टेंटेटिवली कैलकुलेट हो रही है, वैल्यू को कैलकुलेट सही हो रही है, बस कितना वैल्यू को बनाते हैं। इसमें वही थोड़ा सा आप बताइए जो एक स्टैंडर्ड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल दिखाता है बैलेंस शीट में वो वैल्यू पर कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। स्टैंडर्ड तो टोटल जो डिस्बर्समेंट अपने डीसीए में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और डिस्बर्समेंट अमाउंट ये तीन ऑप्शन अपने डीसीए में चढ़ाया है। तो ईआरपी में हुआ था कि डिस्बर्समेंट अमाउंट को वो जो ओपनिंग ईआरपी जनरेट हुई थी उसमें वो बैलेंस शो किया था, किंतु जो इंटरेस्ट वाला था उसका एक स्टैंडर्ड लोन बनाकर उसने अलग से शो किया था बजाय आईबी में, है ना। अब हुआ ये कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस उठाना परंतु उठाया उसने डिस्बर्समेंट है तो डिस्बर्समेंट अमाउंट और आउटस्टैंडिंग में जितना डिफरेंस था उतना डिफरेंस क्रिएट हुआ था। तो हमने उसका कि जो स्टैंडर्ड लोन में जो राशि आई थी इंटरेस्ट की उसको हमने उसी चार्ट ऑफ अकाउंट के एक नई न्यू अकाउंट ओपन करके उसको माइनस कर दिया तो हमारा बैलेंस शीट उसमें जीरो हो गया उसी तो वो तो मतलब एक ही चीज था और उसी हिसाब से हमने उस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर किया। उसमें देख लीजिए
सर मैं जो पिछली बार ट्रेनिंग हुई थी 5 दिन वाली, उसमें बताया गया था कि जो भी किसी किसान को डिस्बर्समेंट है अमाउंट, उस पे जो डायरेक्ट कलेक्ट हो रहा है, वो अपन को ब्याज अनुदान की जो बल्क में अमाउंट आता है, उससे अपन को उसका पेमेंट करना है। उसके लिए जो आप अकाउंट बता रहे हैं कि ये होगा टोटल वहाँ पे खर्चा 30,000 का, तो सर वो मैनुअली एक एक किसान की एंट्री करेंगे और उस अकाउंट से पैसा निकाल के बस किसान तक दबाएंगे, तब जाके वो बल्क में अपन को एक जगह पर दिखेगा। ऐसी बात बताइए। जब किसी भी किसान की वसूली आती है तो उसी टाइम पे अपन को उसका मूलधन को अपन ने मूलधन को लगा दिया, जितना ब्याज बनेगा उस समय पे तो एक अकाउंट क्रिएट करना, उसका नाम से जो नहीं क्या होगा, तो उस अकाउंट से वो डेबिट करके और किसान का क्रेडिट उठाना सेम डे पे इंटरेस्ट वो आप उस टाइम से अगर मैनुअल करोगे तो वो अभी भी होगा। मैनुअल करने से उसके बाद तो हम लोग को बताया गया कि नहीं करना, नहीं करना ना, नहीं करना। अभी अपन ये बोल रहे हैं देखो इंटरेस्ट रेगुलर मेंबर का बिजनेस समझ लीजिए। अगर मैं रेगुलर मेंबर हूँ, ठीक है, मैंने लोन आपसे ले लिया तौर पे और मैंने दोबारा लिया टाइम से, हम 30 पे मान लो 1 अप्रैल को लिया था और 1 मार्च को दोबारा पूरा बता दिया, जो भी इंटरेस्ट देना पड़ा वो बैलेंस शीट में टोटल आ रहा है। उसी तरह से दूसरा कोई रेगुलर मेंबर आ रहा है, उसका भी मान लीजिए उसने 1 मार्च के 15 मार्च उसका भी टोटल यहाँ पे आ गया, तो ओवरऑल तो उसका टोटल मेरा पे आप इंटरेस्ट दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं ना, सिस्टम भी बंद कर दिया क्योंकि मेरी प्रिंसिपल की आउटस्टैंडिंग जीरो होगी। ठीक है, अब बात है कि इंटरेस्ट सबवेंशन इसी मॉड्यूल आप एक बार लॉगिन करके देखोगे ना, अभी जो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मोस्टली उस पे टाइटल लिखा रहता है। उसका मतलब ये है कि जब वो मॉड्यूल अगर से चलेगा तो अपन क्या करेंगे, सिंपली उसको रन करेंगे और उस रन करने से क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेगुलर मेंबर का वो क्रेडिट हो जाएगा और जिसमें कहां से देना जाएगा गवर्नमेंट से। अब आपको जो मैनुअल नहीं करना, अभी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैनुअल इसके भी नहीं करना। ठीक है जी सर, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर, वो आप लोग धीरे धीरे समझ में आगे की ऐसा करना नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो अंडरस्टैंडिंग वो ये बताया कि इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, तो इसको भी करेक्ट समझने कैसे होगा वो डेली बेसिस पे क्यों करना, वही तो 1 साल का जो भी कैलकुलेट होगा तो एक ही एंट्री हो जाएगी उस नंबर की। बैलेंस शीट में आप एक जो साइकिल रहेगा ना इसका सबहेडिंग है उसको थोड़ा सा एक्शन कर देना, क्योंकि वो रिव्यू करना अभी हम लोग नहीं आता है। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आ रही है या ये वैल्यू कहां से आ रही है, अब उसको तो कैसे कर सकते हैं। और सर अभी तो ऐसा कि अमाउंट मिसमैच हो रहा है, बाकी जो प्रोसेस है वो तो बता दीजिए हाँ, आपको, process 4 हो रहा है। आपने बताया। ठीक है। ठीक है, एग्जांपल एक ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस वॉइस नहीं ठीक है, एग्जांपल एक ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सोसाइटी का लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट है और ड्यूरिंग ईयर प्रॉफिट है या लॉस में है। अगर से सोसाइटी प्रॉफिट में रहेंगे तो लायबिलिटी में क्रेडिट होगा, सोसाइटी लॉस में रहेंगे तो एसेट में चल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेड इनकम है। सोसाइटी जो भी उनका बिजनेस है, पीडीएस, मर्चेंडाइज, प्रोक्योरमेंट, जो भी बिजनेस कर रहा है, जो सेल करे है, स्टॉक सेल करे है, उसके सारे यहाँ पे आएंगे ट्रेड इनकम। कैपिटल मतलब मेंबर का शेयर, इंडिविजुअल मतलब मेंबर शेयर, गवर्नमेंट शेयर। यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट देख सकते हो, मतलब कितना ओपनिंग था, ड्यूरिंग ईयर कितना डिपॉजिट हुआ और कितना विथड्रॉल हुआ, फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। सेम गवर्नमेंट शेयर्स। उसके बाद में डिपॉजिट्स है, ये भी मेंबर के डिपॉजिट्स है, मेंबर के सेविंग एंड करंट डिपॉजिट्स, मेंबर के फिक्स्ड डिपॉजिट मिलेंगे।
सेम ड्यूरिंग द डिपॉजिट हुई है और ड्यूरिंग द क्लोज हुई है। यहाँ पे विथड्रॉल होंगे शेयर्स के, यहाँ पे क्लोज होंगे, सेविंग डिपॉजिट होगा, विथड्रॉल होगा, ये क्लोजिंग है। और रिजर्व फंड्स है, ये जो रिजर्व फंड्स कब लगाते हैं, जो सोसाइटी प्रॉफिट में रहेगा, उनका क्या होता है, उनका जो बॉडी रहता है, जो डायरेक्टर रहते हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी है, वो एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं सोसाइटी का जो भी प्रॉफिट होगा, करंट ईयर प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर भी उसके ऊपर अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अप्रोप्रिएशन मतलब फंड्स लगाना है, रिजर्व फंड लगाना है, मीटिंग फंड, डिविडेंड देना है क्या मेंबर के शेयर्स के ऊपर, वो एक साल की प्रॉफिट के ऊपर एक परसेंटेज निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर भी निकालते हैं। तो ये जो सोसाइटी ने अभी प्रॉफिट में है 5 लाख, ये 5 लाख के ऊपर जो भी अप्रोप्रिएशन होगा नेक्स्ट ईयर वो करेंगे, एक मीटिंग लगाएंगे, एनुअल मीटिंग या मंथली मीटिंग। ये कंपलसरी नहीं है ना, मतलब स्टैंड रख सकते तो रख सकते नहीं रह सकते, ये आप रख सकते हैं। प्रॉफिट में नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकते। प्रॉफिट से तो नहीं कर सकते, प्रॉफिट हुआ नहीं करना है, वो डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। तो इसका कंपलसरी परसेंटेज है कि इतना परसेंट रिजर्व होंगे तो वो क्या करते हैं, वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं, या मंथली मीटिंग या एनुअल मीटिंग होता है, वो मीटिंग के हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। सपोज ये साल आप रिजर्व फंड में 5% पुट कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर कितना परसेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना लिमिट तक कितना ही करना, 5% करना, ये कुछ लिमिट नहीं है। सोसाइटी लॉस में रहे तो ये नहीं करते हैं, सोसाइटी प्रॉफिट में रहते हैं करते हैं, ठीक है। ये फंड्स जी, ये फंड्स बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जी, उस पे इंटरेस्ट मिला जी, सॉफ्टवेयर को इनकम में लेके जा रहा है, यस, सॉफ्टवेयर को इनकम में लेके जा रहा है, परंतु एक प्रैक्टिस के रूप में जो फंड्स हैं जी, उस इंटरेस्ट को सोसाइटी लेवल पे इस साइड में उस फंड में लेकर के जाना है। क्यों? इसलिए कि सोसाइटी का फंड उसके एवज में बढ़ता है, नहीं तो क्या है वो पैसा खर्च होकर के लॉसेस में समायोजित हो जाएगा। हम चाहते हैं सोसाइटी की स्थिति मजबूत रहे, तो फंड्स के अंदर उसको बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या एंट्री करना पड़ेगा? ठीक है, सुनिए, फंड्स में बढ़ना मतलब क्या है, आप रिजर्व फंड्स को लायबिलिटी पे शो करना है, सेम एसेट पे शो करना है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके पिछला ये जो बैलेंस शीट है, फंड्स क्या होंगे, जब भी प्रॉफिट में आया सोसाइटी, आपने फंड एक परसेंटेज निकाले थे, ओके, एक परसेंटेज निकाले थे, 2% या 5% निकाले थे, निकाल के क्या करेगा, लायबिलिटी में उसको एडजस्ट करेगा, ठीक है, प्रॉफिट से आप निकालें, एडजस्ट करें, ठीक है, बट अल्टीमेटली पैसे कहाँ रहते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के सेविंग खाते में, सोसाइटी में बैंक में रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में कुछ नहीं रहता, बैंक में रहता है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री कैसा करना है, जो भी आपका सेविंग खाता है या करंट अकाउंट है, उसमें जितना फंड आप लगा रहे हैं यहाँ पे लायबिलिटी में, सेम फंड आप असेट में जाके इन्वेस्टमेंट दिखाना है। वही कह रहा हूँ। ठीक, सुनिए, इन्वेस्टमेंट दिखाना है, दिखा जब क्या होगा, जब भी आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, असेट में आप रिसीव करेंगे, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है बढ़ जाएगा, सेम उसका डेबिट एंट्री यहाँ पे लायबिलिटी में डेबिट होगा, मतलब यहाँ भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा एंट्री होता है वो सब दिखाने से। बट आपके बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटी में रिजर्व फंड्स है बट असेट्स में नहीं है। नहीं सर, दो चीजें मैं क्लियरिफाई करता हूं। पहला तो ये लायबिलिटी साइड जो रिजर्व है ना, इसका कोई लेना देना नहीं एसेट्स वाले रिजर्व्स। जो एसेट्स में रिजर्व्स हैं वो टर्म डिपॉजिट के रूप में एज अ रिप्रेजेंटिंग रिजर्व फंड हमने इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, तो उस पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम इसमें उसको कम्युलेटिव करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट उसमें जुड़ेगा ना, वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, है ना, तो वो बैंक में भी बढ़ता रहेगा और यहाँ टैक्स में भी बढ़ता रहेगा। यस, बट हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसके ऊपर इनकम जनरेट हुआ है 10,000 रुपीज 5,000 रुपीज, एक रिसीट लेते हैं, पेमेंट फिर क्या करते हैं, डिपॉजिट को ऐड करते हैं। तो कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव मतलब मैंने 5 लाख से एफडी बनाई, 5,000 से बनाई जी, 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिला जी, तो 7,000 से उसको न्यू अपडेट कर देना चाहिए ना सिस्टम में। वही तो कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। आपका जो 5 लाख है, 5 लाख को 5 लाख 7,000 कर रहे हो उधर, मैनुअल तो नहीं करना पड़ेगा ना, मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, असेट पे बढ़ा है, लायबिलिटीज में बढ़ जाएगा, लायबिलिटी में नहीं है, लायबिलिटी लेना देना नहीं है, वो बोल रहे ना, लायबिलिटी का जो रिजर्व फंड्स है, असेट का रिजर्व फंड्स है, वो मैच ही नहीं होते बोल रहे।
क्वेश्चन समझ आया, मैं उसके लिए एक्सप्लेन करा था, मैं आपका क्वेश्चन समझ के मैं एक्सप्लेन करा था। लायबिलिटी में और असेट में सेम फंड है। सपोज लायबिलिटी में 5000 रुपीस फंड है, तो फंड असेट में भी सिर्फ 5000 रुपीस है। जब इनकम जनरेट हो रहा है उसके ऊपर पहले क्या करना, असेट में रिसीव करना है, 5000 को 6000 करना है, सेम एंट्री डेबिट एंट्री लायबिलिटी में जाके यहां पे 1000 रुपीस डालोगे तो 6000 हो जाएगा। अच्छा, ये अकाउंट एफएस में शो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसको मैं रिलीज कर दूंगा अकाउंट्स को शो करने का। यस नहीं यस 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 उनका वो अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। प्रॉफिट में 25% रिजर्व फंड मिला होता है, 5-10 में नाम मेरा मन है, ये वो अलग चीज है। अपने पहले रिजर्व बने, उस रिजर्व को ऐसे बैंक में जमा करना। अगर 10 लाख सोसाइटी के रिजर्व है, असेट साइड को बढ़ा तो दो, रिलीज कर दो। अपडेट करो, ऐड करो, इंटरेस्ट ऐड करें, उस इंटरेस्ट को फिर हम उसको नहीं करना चाहिए। तो बढ़ गया। ये जो बोल रहे हैं कि इसको अगर कर रहे हैं तो ऊपर से वापस से रिन्यू नहीं करना, पर उसका मार्जिन ले लिया, पैसा ले लिया 20 साल का, तो उसको फिर कैलकुलेशन करके जो लायबिलिटी साइड है फंड रेज कर देंगे तो लायबिलिटी साइड से इनका क्वेश्चन डिफरेंट है, इनका क्वेश्चन डिफरेंट है, इनका क्वेश्चन डिफरेंट है, तीन क्वेश्चन अलग अलग है। वो तो एक्सप्लेन करिए क्या बोल रहे हैं। जो बोल रहे थे कि असेट में ही मेरे पास फंड्स है, लायबिलिटी में नहीं है, तो जो मैं इन्वेस्टमेंट करा इनकम आया मैं ऐड कर रहा हूँ, इनकम दिखा देना, ठीक है। वापस से बैंक में दिखा दिया। उनका क्वेश्चन क्या है बोले तो मेरे को लायबिलिटी में भी है फंड्स, असेट में भी है। जब क्या करना है, असेट में रिसीव करेंगे तो इनकम नहीं जाना है, लायबिलिटी में डेबिट करना है वैसे। तो लायबिलिटी में डेबिट करना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो सेम एसेट ही बढ़े। दो भी पढ़ते वो चीजें रिप्लेस में लिखा दीजिए हमारा काम है। ओके चलिए, वो अकाउंट अभी ला के मैं उसको रिलीज करके आपको दिखाऊंगा। प्लस की एंट्री कैसे बताएंगे क्या? सर तीनों केसेस की एंट्री बताएंगे क्या, कहां से करना है? मैं एफएस से करता हूं, ठीक है। ये चीज थोड़ा बताइए कि जो रिजर्व्स यहाँ लायबिलिटीज में रख रहे हैं, जैसे इधर 10 लाख के रिजर्व्स हैं, तो ये असेट्स में भी रखना जरूरी है, ऐसा है? नहीं एसेट साइड तो अपने एफडीज हो गए, एसेट है ना आपका, बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफडीज करवा रहे हो, वो आपके एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड जो नॉर्मल फंड, ये सब फंड बनाते हैं। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट में टैक्स ने क्या कर रखा है, कुछ रिजर्व फंड्स दिए हैं उनको एसेट साइड ही रख रखा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस पे रिजर्व लेकर रखा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, रिवॉल्विंग फंड, रिजर्व पहले कुछ सर्कुलर आए थे, हमारे यहाँ का डॉक्टर के साथ उसको आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, उनके साथ इंडियन प्रॉफिट के चला जाता है, वो रिजर्व में कैटेगराइज कर दिया और उसको बैंक में बैलेंस शीट देखी मैंने, वो बहुत पुराने जमाने की बात है। आज जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सुनिए इधर, अप्रोप्रिएशन डिफरेंट पॉइंट है। असेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करे उसके ऊपर इनकम ले रहे हैं, वो डिफरेंट है। आपको लायबिलिटी में और असेट में सेम अकाउंट है, रिजर्व फंड्स है, उसका जो भी फंड है, कुछ फंड है, जो भी फंड्स है, उसके ऊपर इनकम जनरेट करना वो वाला केस है। तो आपके केस में क्या है, जो यही ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट में जो भी अप्रोप्रिएशन करना है वो करते हैं नेक्स्ट ईयर करते हैं, एज पर दी जनरल बॉडी मीटिंग और मंथली मीटिंग ऊपर डिपेंड होता है। वो डिसाइड करते हैं कितना परसेंट फंड्स पुट करना चाहिए प्रॉफिट के से, जीएमडी होता है सर, वो उसके हिसाब से ही अप्रोप्रिएशन होता है। वो केस डिफरेंट है। इसका केस क्या है, सोसाइटी ने इन्वेस्टमेंट करा है, तो जो फंड्स इन्वेस्टमेंट करा बैंक में, उसके ऊपर इनकम आया ड्यूरिंग द ईयर, वो इनकम क्या करना है, इनकम ही दिखाना है, इनकम दिखा के डिपॉजिट में ऐड करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स है उसमें ऐड करना है। इसका क्वेश्चन ये हो गया। इसका क्वेश्चन क्या है बोले तो एज पर द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट आपके पास सेम फंड असेट में है और लायबिलिटी में भी है। एक ही फंड बैंक में इन्वेस्ट कर चुके हैं और लायबिलिटी काटा कर चुके हैं। फंड का नाम मुझे नहीं पता बट फंड है। अभी क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया था इधर, अभी क्या करना, पहले इंटरेस्ट लायबिलिटी में जाके पहले ये फंड को क्रेडिट करना है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ाना है देने का, और असेट में जाके क्या करना है, डेबिट करना है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं असेट में, ठीक है ना। उनका सिनेरियो वो है, इसका ये है, आपका अलग है।
यस यस क्लियर है ना? 3 सिनेरियो। क्योंकि अभी सर हम लोग को इनकी करना है बाजू वाली साइड में जो वीडियो दे रखी है आपने उसके अंदर वो इनकम में चला जाएगा। वो हमारा को नहीं चाहिए, इनकम में चला जाएगा। हमारा सारा अकाउंट मिला हुआ है। और सर एक कंफ्यूजन था आपका सोसाइटी का है आईडी कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो है लायबिलिटी साइड में भी है, रिजर्व फंड्स वगैरह, और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट में कुछ रिजर्व्स को देखने को मिलता है, रिवॉल्विंग फंड, कैंडिडेट फंड, तो वो इन्वेस्टमेंट है और ये रिजर्व में की लायबिलिटी है, तो दोनों का क्या शेड्यूल है सर? रिजर्व भी रखना पड़ेगा और भी रखना पड़ेगा, ये आप बैलेंस शीट देखिए सर। लायबिलिटी साइड जो फंड है वो ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट का हिस्सा है। ठीक है, और इधर ये जो अपना जो असेट साइड में जो फंड है वो हमारा इन्वेस्टमेंट जमा किया हुआ है, वो उस फंड के नाम पे वो अकाउंट आपकी क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट। ये दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल वो अब सर आप बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर सोसाइटी के जो पहले बनाया था एप्रोप्रिएशन से होता है जब सोसाइटी प्रॉफिट तो वो फंड बनते हैं, ठीक है। अब फंड बनते जब फंड बन चुके तो कागज पे केवल एंट्री हो जाती है ये इतना परसेंट हुआ। अब वो पैसे को अगर आप कागज पे एंट्री दूसरी लाइब्रेरी में एडजस्ट हो जाता है अगर आपको कहीं पे बताते नहीं है। बैंक में जैसे आपने सेविंग का बताते हैं मेरे पास 50 लाख रुपए तो सेविंग के अंदर पड़े ना पैसे। अगर आपने रिजर्व बताया कि मेरे पास रिजर्व 5 लाख के हैं तो वो कहाँ है? वो बैंक में बताना पड़ेगा आपको बताते हैं क्यों 5 लाख रुपए असेट भी हो गया हो लायबिलिटी भी हो। अब वो जो अपन यहाँ पर पूरी बैंक में लगा करते हैं उस पे जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो अपना ये कहना है कि वो जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो वापस उसमें बढ़ जाए, मतलब जिस का पैसा है उसमें वो बढ़ता है। तो इससे क्या सोसाइटी कितनी कुछ मजबूत होती है। तो 5 लाख रुपए आया वो इनकम में आया, इनकम कहीं भी एडजस्ट हो जाती है क्योंकि उनकी लॉसेस है उस लॉसेस में हमारी जो जाएगी सोसाइटी के पोजीशन इसकी है तो अपना एक कहना है को वापस उसमें बढ़ जाए। इसलिए कहना है जो इन्वेस्ट पे जो इनकम आई है वो इस साल के प्रॉफिट को बढ़ाएगी। तो प्रॉफिट को बढ़ाएगी तो आपकी लॉसेस है ना, लॉसेस पड़े हुए हैं ना, लॉसेस पड़े हुए हैं तो उसके समायोजित हो जाएगा तो सोसाइटी खत्म होगी ना, वो स्थिति मजबूत नहीं होगी। ताकि वापस से उस साल में अपन कब कर सकेंगे जब प्रॉफिट में होगी तो ही तो कर पाएंगे। वो तो नए फंड जब बनाने की जरूरत नहीं, अभी की इनकम तो आपके इधर-उधर खर्चे नहीं एडजस्ट हो जाएगी, समझा? तो वो मजबूती के लिए सोसाइटी मजबूती के लिए फंड थोड़ा जरूरी है। मेरी बात सुनिए, आपकी पिछला बैलेंस शीट है, ठीक है। लायबिलिटी साइड फंड्स रहेंगे, असेट में फंड्स रहेंगे, ठीक है ना। इनका क्वेश्चन क्या है, असेट में जो फंड है सपोज एक फंड है उसके ऊपर एक 10 लाख रुपए, ठीक है। सेम लायबिलिटी साइड सेम फंड नेम है उसके ऊपर 10 लाख है। उसमें इसके क्या हुआ था, जो इसके ऊपर इनकम जनरेट हुआ 10 लाख रुपए आप बैंक में रखे, दूसरी जगह दिए, यहाँ पे दिए, इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, इसके ऊपर आप इनकम जनरेट हुआ 10 लाख रुपए जनरेट हुआ 10 लाख के ऊपर। अभी क्या करना है, पहले लायबिलिटी में जाके क्रेडिट करना है। ऑलरेडी 10 लाख रुपए इधर है और इधर भी है, वहां पे जाके 10 लाख रुपए क्रेडिट करना है। वो क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। सेम असेट पे जाके 10 लाख के ऊपर 10,000 रुपए डेबिट करना है। सुनिए, ये 10 लाख होगा, ये केस है। सेम अमाउंट वो सर्टिफिकेट हुआ आपके बैलेंस शीट में, जब ये करना है आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कुछ नहीं खड़ा करें आप, खाली असेट में खड़ा करें। उसके लिए क्या करना, 10,000 को इनकम पकड़ना है, असेट में ऐड करना है। ये सेकंड केस। थर्ड केस, जो प्रॉफिट हुआ था सोसाइटी का 10 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, 10 लाख के ऊपर तो मीटिंग होता है टैक्स का, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट डायरेक्टर बैठते हैं, डिसीजन करते हैं 10 लाख में क्या करना है, फंड्स कौन से बुक करना है, रिजर्व फंड करना है, लिविंग फंड करना है, डिविडेंड देना है, मेंबर सेविंग पे इंटरेस्ट देना है। उसकी मीटिंग में डिसाइड करके उतना परसेंटेज पहले अप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब वो फंड में जमा करते हैं, डिविडेंड देते हैं, सेविंग और इंटरेस्ट देते हैं। वो केस डिफरेंट है, इनका केस अलग है, आपका केस अलग है, ठीक है। क्लैरिफाई हो गया ना? अभी मत झगड़ा करते हैं।
मैं उसलिए बोल रहा था आपके बैलेंस शीट में सेम फंड बोथ साइड रिफ्लेक्ट होते ही उनका एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए और कुछ आपको मैं कन्विंस करूंगा। यस आप प्रोविजन करेंगे ना? ठीक है ना, ठीक है, चलो जो भी क्वेश्चन है मैं कन्विंस करूंगा आपको, मेरा काम ही हुआ। ठीक है, चलो डिस्कस कर रहे थे ना ट्रायल बैलेंस। अभी तो समझ गए ना ट्रायल बैलेंस में कैपिटल, डिपॉजिट्स, रिजर्व फंड्स। मैं जो बताया था रिजर्व फंड, ये फंड जो रहेंगे आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर से ये फंड बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके ग्रांट्स है। ग्रांट्स मतलब जो गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दिया था सोसाइटीज को, गवर्नमेंट ने कुछ फंड दिया था डेवलपमेंट के वास्ते, जो वैदिक कमेटी कुछ है वो कुछ फंड दिए थे सोसाइटी के लिए, वो सारे ग्रांट्स में आएंगे। ग्रांट्स में जाके आपको अकाउंट्स क्रिएट करके एंट्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स का मतलब कर्जा सोसाइटी ने बैंक से उठाया है, उसमें केसीसी रहेंगे, एलडी, ईएमडी, जो भी कर्जा उठाया बैंक सोसाइटी, वो कर्जा यहाँ पे एंट्री करना है। ये आपके बोरोइंग मॉडल है, वहां से आप अकाउंट क्रिएट करके डिस्बर्समेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटी मतलब क्या है, ऊपर जो कैपिटल है वो मेंबर से लिए थे, आप बोरोइंग है बैंक से लिए थे, डिपॉजिट्स है मेंबर से लिए थे। ठीक है, फंड्स है आपके प्रॉफिट से बनाए थे, ग्रांट्स है गवर्नमेंट से लिए थे। बट यहाँ पे अदर लायबिलिटी बोलते हैं मतलब दूसरी जगह से आप लिए थे पैसे, एक्सेस अमाउंट लिए थे दूसरी जगह से, वो बाहर नहीं है या मेंबर से नहीं लिए, दूसरी सोसाइटी से लिए तो दूसरी जगह से लिए, जो भी है आपको वापस करना है एज पर योर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। वो दिखा रहे हैं कि कितने लायबिलिटी हमारे पास खड़ा हुआ है जिसको वापस करना है, उसको हम दिखा रहे हैं अदर लायबिलिटी में दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला इंटरेस्ट अकर्ड ऑन डिपॉजिट, मतलब जो भी डिपॉजिट्स है सोसाइटी में मेंबर के या आरडी, एफडी, सेविंग के, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। वो देने के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 57,000 रुपीस हम दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट वापस करना है मेंबर को। ठीक है ना, जो पे करे वो एक्सपेंडिचर में बुक होगा, जो पेएबल है वो लायबिलिटी में शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जो बैंक से जो भी बोरोइंग उठाए थे आप, उसके ऊपर जो भी पेएबल रहेगा इसमें शो करना है पेएबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, नॉन क्रेडिट बिजनेस मतलब मर्चेंडाइज कर रहे हैं, पीडीएस कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, सामान कहाँ से लेके आ रहे हैं, सप्लायर से, वेंडर से उठा रहे सामान। बैंक जो 30 नंबर 31 दिन पे ब्याज देता है, जिन समितियों के पास ब्याज की राशि है वो भुगतान कर देते हैं। इन्हीं समिति क्या करती है, देना से मतलब पेड करना है और इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट देना, इसे निकाल करके कर देते हैं। अब यहाँ पर जो भी हम लोग अभी रिकवरी या बोरोइंग में डाल रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट विंडो शो हो रही मॉड्यूल में, इंटरेस्ट शो हो रहा है उसके, और जब इधर जा रहे हैं लेजर में, वो लेजर वन एंट्री शो नहीं हो रही है। ठीक है, अब उस इंटरेस्ट को खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बुक्स में पेड करके पता चला देना से पेड को 31 मार्च में, अब इसमें लगाया है इंटरेस्ट, इसमें ईआरपी, ओके ईआरपी में बोरोइंग के अंदर इंटरेस्ट लगा हुआ है, वो मॉड्यूल में शो हो रहा है। यस, ठीक है, अब हमने 30 नौ पे वो इंटरेस्ट जिस समिति के पास उसने पेमेंट कर दिया, और 6 महीने बाद वापस देखते हैं मार्च के लगाने इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पेड करके इंटरेस्ट टेबल में बता दिया आखिरी बार मार्च में, ओके मैनुअली करना। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, वास्तव में कैसे करना, सुनिए। अभी जो बोरोइंग मॉडल में जो इंटरेस्ट दिख रहा है वो काम में रिलेटेड नहीं होता है। अगर से हम पेमेंट करें तो एक्सपेंडिचर में हो जाए, पेबल में नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर जब पे करेंगे आप एक्सपेंडिचर में चले जाएगा। बोरोइंग मॉडल में आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली बुक हो जाएगा। ठीक है, अगर से आप पे नहीं करें वहां पे कुछ भी, आप यहां से पे करें, ये अदर लायबिलिटी से पे करें थे, आप यहां से डेबिट करेंगे, वहां क्रेडिट कर जो भी करें, यहाँ पे क्या होगा उसमें वैसे पड़ा रहेगा इंटरेस्ट,
बट वो इंटरेस्ट कहाँ पे भी शो नहीं करेगा। उसको आप हटा देंगे क्या? जी उसको हटा देंगे तो रिकवरी का नहीं इशू आएगा, रिकवरी का नंबर नहीं आता। ठीक है ना, उसमें काम करके फिलहाल ये रिटेबल ऑप्शन दे देंगे आपको। ये बात जो आती है ना पहले इंटरेस्ट वो कुछ लोग गलती से जमा करते थे वो हो गया है गलती से जमा, तो उसको क्या करना है? गलती से जमा हो गया, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली एक्सपेंडिचर बुक हो गया है। ज्यादा राशि नहीं है, कम जो बताया है वो होगा। मतलब पहली योजना मान लो जो तुम्हें अगर 25 लाख आपको दिया जाता है, पर हमारी इंटरेस्ट 5 लाख, वो प्रिंसिपल में जाना थी, गलती से वो इंटरेस्ट में चली गई। अब वो इंटरेस्ट को इफेक्ट कर दिया उसने, हमारा प्रिंसिपल 5 लाख से कवर हो गया। जी और जबकि हमने इंटरेस्ट दिया था तो हमने अलग से शो कर दिया, टेबल क्रिएट कर। मतलब प्रिंसिपल में जाना था, इंटरेस्ट में गया था, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या करना है, वो एक्चुअली पेएबल है। अब इंटरेस्ट पेएबल है बट प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट पेएबल है बट पे कर दिए थे आप। हां इंटरेस्ट पे करने का प्रिंसिपल पे करने का केस में इंटरेस्ट पे करे थे। अभी क्या करना है, एक एंट्री लेना है कि ये जो हेड है ना 24 वाला इंटरेस्ट अपॉन बोरोइंग्स जो पे हुआ एक्सपेंडिचर तो बुक हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते हम, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एडजस्टमेंट कैसा करना है, जितना भी अमाउंट प्रिंसिपल में पे करना है आप यहाँ पे क्रेडिट ले लीजिए, यहाँ पे क्रेडिट ले लीजिए। इंटरेस्ट पेड पर मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो अकाउंट्स है ना इसमें मैं अनलॉक करूंगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट अपॉन डिपॉजिट्स बोरोइंग्स है, इसमें मैं अनलॉक करूंगा, आप देख सकते हैं अदर ट्रांसफर में, ठीक है ना। यस यस ठीक है। एक मिलियन वाला एक रिजर्व फंड वाला ये कोड सर्विस लगा जी ठीक है ना, क्लियर है ना। अभी जो भी रॉन्ग एंट्रीज है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए सोचो, उसको डिलीट करने वास्ते मॉडिफाई करने वास्ते मत सोचो, जो भी पॉसिबल है ऐसा करके एंट्रीज बनाना है। इंटरेस्ट जो बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट बनता है ना वो कहां पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बस बोरोइंग मॉडल में रहता है, कौन से रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पेड कर दिया तो एक्सपेंडिचर बुक होगा, पेड नहीं करा तो वैसे खड़ा रहेगा बट पेड भी शो नहीं होगा। अभी देखिए ये जो मॉडल बनाए हैं फॉरेन मॉडल बनाए थे बट ये टैली होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट में 1 रुपया कम है, आपके पास 1 रुपया ज्यादा है तो भी मैच नहीं होगा। उसके हम क्या करें, यहाँ पे जस्ट एप्लीकेशन बनाइए, आप कलेक्शन करो, पेमेंट करो, जो भी कर सकते हैं बट इसको फाइनल नहीं कर रहे, बैंक स्टेटमेंट की फाइनल कर रहे। एक्चुअल इंटरेस्ट है कि कैन उससे लेके वो इंटरेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैनुअली करना है। यस मैनुअली करना है, जितना इंटरेस्ट में बैंक में बनाए उतना ही दिखाना है, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है ना। जब दोनों ही सेम रहेंगे तभी इसको कैलकुलेट करेंगे, जब तक नहीं करेंगे ईएमआर बाद में होता है ना। सर लेकिन जैसे सिस्टम में इसमें आईओडी लगाया 5 लाख और बैंक में 6 लाख हो गया तो वो ले लेगा 1 लाख एक्सेस ले लेगा इंटरेस्ट बेसिक एक्सेस तो लेगा, ले लेगा। एक्सेस आप एडिट करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंडीशन पूछने लगा है कि जितना दिखा रहा उतने करेक्ट करो, वो कंडीशन नहीं है यहाँ पे, आप एडिट करके डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। इंटरेस्ट पेड कर दिया और क्रिएट करके और एक्सपेंडिचर में हमने हेड बना के उसको बैंक का जो जितना इंटरेस्ट का बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार उसको क्रिएट कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर में शो होगा ना। यस 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 केवल तो नहीं है वो तो पूरा ये बैलेंस पीएनएल में आएगा उसको। यस और यदि मान लो डिमाइग्रेशन का था ओपनिंग अगर पेबल था मुझे जी तो वो उसका कैसे एडजस्टमेंट करना हुआ आप बताइए। जी बात करेंगे उसके ऊपर। प्रीमाइग्रेशन में जो टेबल दिखाए थे आप, इसमें दिखाए थे इंटरेस्ट टेबल करके बना के दिखाए थे, बस वही करे थे ना। प्रीमाइग्रेशन में आप एफएस में जाके एक अकाउंट बनाए थे, इंटरेस्ट पेबल टू इंटरेस्ट पेबल बोरोइंग्स, एक अकाउंट क्रिएट करेगा, उसके ऊपर अमाउंट डाले थे, ठीक है। अभी जो बोरोइंग मॉडल में जो भी पेमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर में बुक होता है, ठीक है ना। वो पेबल का रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको 31 के ऊपर बैंक से इंटरेस्ट पेबल अभी कितना है आपके पास, कितना अमाउंट पे करना है 31 के ऊपर, वो स्टेटमेंट लेके आइए। वो लेके आए बाद में सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट अपॉन बोरोइंग से और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोइंग जो भी आपके वो इसमें दिख जाएगा, अदर लायबिलिटी में दिख जाएगा, ठीक है।
सपोज यहाँ पे 2 लाख रुपीस है ओपनिंग, यहाँ पे 2 लाख रुपीस है, बैंक ने बोल रहा है कि ये ईयर एंड में 5 लाख रुपए भरना है, मतलब आपके पास 2 लाख है, बैंक ने बोल रहा है 5 लाख भरने का है, देने का है, मतलब 3 लाख रुपए यहाँ पे एडजस्टमेंट इंटरेस्ट करना है। 3 लाख रुपए क्या करना है, पहले ये 2 लाख को 3 लाख रुपए क्रेडिट करेंगे तो ये 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ये 5 लाख हो जाएगा इंटरेस्ट अपॉन बोरोइंग्स। ऑलरेडी ओपनिंग 2 लाख का एग्जांपल, मैं यहाँ पे 3 लाख क्रेडिट कर रहा, ये क्या होगा अभी 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे एज पर द बैंक स्टेटमेंट 5 लाख रुपए हमें लायबिलिटी दिखा रहा, और उसका कॉन्ट्रैक्ट काम पे करना है, जो क्रिएटेड एंट्रीज है प्रोविजन, वो क्या करना है, एक्सपेंडिचर में डेबिट करना है। नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्रिएटेड प्रोविजन बोल के रहेगा, उसमें जाके डेबिट करना है, वहां पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अकाउंट तो मिसमैच ही रहेंगे। नहीं मैं बोल रहा हूँ 31 मार्च पे अगर बैंक में 5 लाख रुपए बताना दे रहे, बोल रही है मुझे लेना है, तो सोसाइटी को बताना पड़ेगा 5 लाख रुपए। यस यस, तो दैट्स इट, कोई इशू ही नहीं है। दैट्स इट। अगर सर बैंक ने बोल रहा कुछ भी नहीं है पेएबल, ऑलरेडी जो इसमें है पड़ा है, इसको रिलीज करो, प्रॉफिट लेके जाओ, हो गया अकाउंट। वर्किंग के हिसाब से ही हो पाएगा सर। Yes, तो कुछ yes. प्रैक्टिस है किसी जिले में, कुछ practice। बस आपको समझना है कि एंट्री कैसे पास करना है बस। आप बोले मतलब अगर हमारे पास पेबल दिख रहा है पर एक्चुअली बैंक बोलते कि नहीं है, नहीं है, उसको रिलीज कर सकते हैं। हाँ, रिलीज करना पड़ता है उसको। रिलीज करना है। यस, जो नया बना रहे तो लॉस लग जा रहे हैं ना, ये तो क्या करना है, रिलीज कर प्रॉफिट तो लग जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोग? नेक्स्ट, सन्डी क्रेडिटर का मतलब क्या है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, नॉन क्रेडिट बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी वाले दूसरे वेंडर से परचेस कर रहे हैं आइटम्स, जो से परचेस कर रहे हैं, वेंडर सप्लायर से परचेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उधार में परचेस कर रहे हैं, आप पैसे नहीं दे रहे, क्रेडिट में लेके आ रहे, क्रेडिट में उनसे सामान लेके आप सेल करने बाद में पैसे पे कर रहे हो उनको, ये होता है टैक्स में। तो जो सन्डी क्रेडिटर है या फिर जो नॉन क्रेडिट बिजनेस है, उसकी रेट ऑफ अमाउंट भी यहाँ पे दिखना चाहिए, बाकी दूसरे मेंबर को देना है, दूसरे सोसाइटी को देना है, ऐसे रेट ऑफ अमाउंट लेकर क्रिएट नहीं करना है। याद रखिए आप लोग, बना रखे तो आप उसको जी अदर लायबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर में ओनली नॉन क्रेडिट बिजनेस है ना, जो सप्लायर से खरीदते हैं और सप्लायर से खरीदते हैं, उसका ही यहाँ पे रेट ऑफ अमाउंट रहना चाहिए सन्डी क्रेडिटर में, दूसरे कुछ भी यहाँ पे नहीं रहना है। अदर लायबिलिटी में आप क्रिएट कर सकते हैं, नॉन मेंबर को पैसे पेमेंट करना है, दूसरे सोसाइटीज को देना है, कोई अदर को देना है, आप अदर लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। बट सन्डी क्रेडिटर में ओनली सप्लायर और वेंडर उनकी रेट ऑफ अमाउंट ही रहना है, दूसरे अमाउंट नहीं रहना चाहिए। अगर जब फिलहाल आप क्रिएट करें, वो क्लोज करें तो उसको यूज करो, जब क्लोज हो गया बाद में नया खोलो अदर लायबिलिटी। ठीक है, आगे चल के वो नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन देख रहे हैं आप, ये एनपीए है, आप जो लोन बांटे थे मेंबर को, मेंबर ने 1 साल के बाद में भी रिपेमेंट नहीं कर चुका है, उसके यहाँ पे सबस्टैंडर्ड डाउटफुल असेट ओवरड्यू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये जो 3 रेट ऑफ अमाउंट है ना, एज पर द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के हिसाब से यहाँ पे ओपनिंग है। ठीक है ना, ये ओवरड्यू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्चुअली ओवरड्यू इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, ये गलती से एंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ठीक है ना, ये 3 भी रिलीज करना है, ये 3 भी लास्ट ईयर के प्रोविजंस है, इस 3 एंट्रीज को भी ये साल रिलीज करना है। ठीक है ना, रिलीज का मतलब क्या करना है, इसको यहाँ से डेबिट करना है, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो क्रेडिट करे प्रोविजंस, एक एनपीए प्रोविजंस है, एक कंपल्सरी रिलीज करना ही है। आपका क्वेश्चन है ना, कौन से प्रोविजन रिलीज करना है, एनपीए प्रोविजंस कंपल्सरी रिलीज करना है, इंटरेस्ट पेबल वाले रिलीज करना है, मेंबर को या बैंक को, उसको भी रिलीज करना है। लॉस ही होगा, अभी रिलीज करेंगे तो प्रॉफिट होगा, जब नहीं बनाएंगे तो लॉस होगा। ठीक है, नहीं अभी एनपीए जो रिपोर्ट बनता है ना सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली एंट्री पास होता है। एक याद रखिए, सॉफ्टवेयर ने क्या करता है, पहले पिछले साल के रिलीज करता है, ये इनके नए बनाता है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, बट आप मैनुअली करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं।
यस यस कर सकते हैं, मैनुअली आप करेंगे तो वैसा कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर करेंगे तो पहले रिलीज करेगा फिर से दोबारा क्रिएट करेगा। क्लियर है? यस यस कंपल्सरी रिलीज करेंगे। यस रिलेटेड और एनपी प्रोविजन उसमें एनपीए प्रोविजन कंपल्सरी रिलीजिंग करना है पहले, ठीक है ना, इसको याद रखो। एनपीए जो भी प्रोविजन है लायबिलिटी में सारे एनपीए प्रोविजन कंपल्सरी रिलीज करना है। सॉरी सर सुनिए, आप क्वेश्चन देंगे ना, देखो सॉफ्टवेयर में प्रोविजन एंट्रीज ऑटोमेटिक होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करता है, पिछले साल के पूरे रिलीज करके ये साल के नया बनाता है सॉफ्टवेयर। अगर से आप मैनुअली करना चाह रहे हो प्रोविजन एंट्रीज, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज मेरा यहाँ पे सबस्टैंडर्ड दिखा रहा 3,57,000 के पास 3,57,000, आपके पास जो मैनुअल रिपोर्ट है या एनपीए रिपोर्ट है उसमें दिखा रहा है 5 लाख रुपए दिखा रहा है। जब क्या करना, 5 लाख रुपए होने के लिए जो बाकी अमाउंट है यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, ये 5 लाख हो जाएगा हेड ऑफ अकाउंट में। इसका डेबिट कहाँ पे करेंगे, फिर से एक्सपेंडिचर पे बुक करना है। ठीक है, क्लियर है ना? ये मैनुअली आप करेंगे तो, नहीं आप मैनुअली करना नहीं चाह रहे, आप सॉफ्टवेयर लगाना चाह रहे हो, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पहले ये 3 लाख रुपए सारे विड्रॉल करेगा पहले, उसके बाद में पिछले साल का तो मैं नहीं बात कर रहा, रिलीज नहीं करना है, यहाँ पे दिखेगा नहीं ना पहले प्रोविजन में डेटा अकाउंट दिखेगा नहीं। बताऊं मैं बताऊं नहीं पहले आपको क्लैरिटी चाहिए ना पहले। नहीं आपको सुनिए, आपको पहले क्लैरिटी तो चाहिए ना। मैं एंट्री करूंगा, क्लिक करेंगे तो एंट्री हो जाएगा, जब क्या समझ में आएगा आपको, प्रोविजन लेना तो पड़ेगा ना। ठीक है, आपको इंटरेस्ट पेबल समझ में आ गया जी, है ना? इंटरेस्ट पेबल समझ में आया, स्टार्टिंग में समझा दो ठीक है, कोई बात। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये जो मेरा अदर ट्रांसफर स्क्रीन है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, आइटर लॉगिन में मिलेगा, एफएस में मिलेगा अदर ट्रांसफर। आइटर लॉगिन में कहाँ पे मिलेगा, सपोज आइटर मॉड्यूल में गए आप, यहाँ पे प्रोविजंस करके है, प्रोविजंस में एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन 31 मार्च, यहाँ से आप करेंगे तो भी अदर ट्रांसफर में जाएंगे, एफएस में जाके एंट्री करें तो भी अदर ट्रांसफर में जाएंगे। और आपको ऑडिट करके है, ऑडिट मॉड्यूल में ऑडिट बोल के वहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी अदर ट्रांसफर ऑप्शन है, वहाँ पे सेलेक्ट करने से भी यहाँ पे ही जाएंगे। 3 जगह से क्लिक करने से एक ही स्क्रीन में आप रिफ्लेक्ट होंगे, नेविगेट होंगे। क्लियर है ना? एफएस में एक अदर ट्रांसफर ऑप्शन है, ठीक है ना, वहां से क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसफर एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एफएस। ठीक है, वो कौन करते हैं, अकाउंटेंट कर सकते हैं, सचिव भी कर सकते हैं। वो दोनों अकाउंट्स में आपको बताई थी, वो रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, अभी ऑडिट में बात करेंगे। ऑडिट में ऑडिट मॉड्यूल है, ऑडिट मॉड्यूल में ऑडिट ऑप्शन है, प्रोविजन ऑप्शन है। सपोज आप ऑडिट में गए, ऑडिट में जाके यहाँ पे अदर ट्रांसफर ऑप्शन है, पहले यहाँ पे आपका ईयर कोड सिलेक्ट करो, 2024 का ऑडिट करना है आपको, पहले व्यू करो, उसके बाद क्लिक का अदर ट्रांसफर। ये क्या होगा, तुम्हारा सेम स्क्रीन है, एफएस में जो स्क्रीन है वही स्क्रीन में नेविगेट होगा। ये पहला बात हो गया। सेकंड और एक ऑप्शन भी है, आप बैक आ जाओ, ऑडिट में आ जाओ, फिर से दोबारा यहाँ पे प्रोविजन करके ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज एज ऑफ 31 मार्च करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए। ये भी आपको कहाँ पे नेविगेट करेगा, सेम अदर ट्रांसफर पे नेविगेट करेगा। ठीक है ना? 31 पे जो भी एंट्रीज करना है 3 जगह से कर सकते हैं, बट नेविगेट होगा एक ही स्क्रीन में नेविगेट होगा, बट ऑप्शन तो मल्टीपल है आपके पास, आप कैसे यूज करना यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो ये बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस में जो हेड ऑफ अकाउंट है, एनपीए सबस्टैंडर्ड एसेट है, ये लास्ट ईयर का बन चुका है हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है ना? 357,553 बोलते हैं, ये लास्ट ईयर बन चुका है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैनुअली मैं हेड ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट कर रहा हूँ। एग्जांपल मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले एफएस में जा रहा, कॉन्फ़िगरेशन में, चार्ट ऑफ अकाउंट में, एफएस चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले चेक कर रहा कि अकाउंट बना है नहीं बना है, रिलीज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए अकाउंट बना है नहीं बना है, हम चेक कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे देखिए इसमें प्रोविजंस फॉर लॉस एसेट में है, थोड़े अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। सपोज ये मेरे ओपनिंग है, मैं इसको रिलीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये हानि करके यहाँ पे दिखाया ना, ये ऑलरेडी जो टीवी में दिख रहा है उसको करिए ना, ये जो दिख रहा है ना जी 27 नंबर पे ये सोसाइटी अलग है, वो सोसाइटी अलग है, ये सीतामऊ सोसाइटी है, ये चला सोसाइटी है, इसलिए वहाँ पे दिख रहा है। ये किनका है सीतामऊ सोसाइटी? आपका ही? इनका तो नारगढ़ है, वो नारगढ़ का गले वो तहसील है, ये आपका है क्या? अच्छा ये नारगढ़ है, ये आपका 39 नहीं है ना? ठीक है, चलो आप पे करेंगे। क्या है इसका आईडी? ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एफएस में जा रहा हूँ, ये आपका ट्रायल बैलेंस है नारगढ़ का, ठीक है। पहले मैं चेक कर रहा कि प्रोविजन एंट्रीज, प्रोविजन में ऑलरेडी 3 एंड ऑफ अकाउंट क्रिएट करके इसको रिलीज करना है, ठीक है। पहले मैं एक विंडो में चार्ट ऑफ अकाउंट चेक कर रहा हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में एंड ऑफ अकाउंट्स है नहीं, ठीक है। फेस कॉन्फ़िगरेशन, सर कॉन्फ़िगरेशन फेस चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट है आपके पास 3 अकाउंट भी है, स्टैंडर्ड एसेट्स में है, डोटफुल एसेट्स में है और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में है, ओडी इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया, मैं आपको इसको रिलीज करना चाह रहा हूँ। रिलीज करना मतलब क्या है, यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा इसे डाटा पर, और क्रेडिट कहाँ पे करूंगा, मैं मेरा इनकम में करूंगा। इनकम में क्या है मेरे पास, एक ऑप्शन है रिलीज प्रोविजन टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, इसमें करूंगा सेम जो है एनपीएस सबस्टैंडर्ड है ना, अकाउंट क्रिएट करना लेजर के अंदर, ठीक है। एडजस्टमेंट क्रेडिट देने वाला क्रेडिट वो वाला तो है, ट्रायल बैलेंस ये वाला इसमें करना, ये इनकम में रिलीज प्रोविजन टेकन इनटू सेम नाम से प्रॉफिट अकाउंट करके एक मैं हेड बना रहा। बट आप कैसे बनाना है, आप हेड बनाए जब जो नेम है यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं रिलीज प्रोविजन टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एक अकाउंट बनाना। बट आप लोग कैसे बनाना है, इसी नाम से बनाना है, रिलीज प्रोविजन फॉर एनपीए सबस्टैंडर्ड एसेट्स, रिलीज प्रोविजन एनपीए डोटफुल एसेट, रिलीज प्रोविजन ओवरड्यू इंटरेस्ट का लोन से, नॉट इन्वेस्टमेंट, लोन से, ठीक है ना। ऐसा करके आप एंड ऑफ अकाउंट क्रिएट करो। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं एक हेड बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एंड ऑफ अकाउंट, ये है रिलीज करते हैं, इसको क्रेडिट करना है, ये तीन अकाउंट को डेबिट करना है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्रेडिट कर ज्यादा बेटर रहेगा ना, मालूम ठीक है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करे बाद में चेक करिए आप दोबारा एक बार अपडेट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आ गया रिलीज प्रोविजन टेकन इनटू प्रॉफिट अकाउंट बोल के लगाया, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, एफएस में जाइए, आप अदर ट्रांसफर जा सकते हैं। यहाँ पे पहले क्या करना है, मेरे को रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए क्या करना है, मैं डेबिट में जा रहा, जो डेबिट में जा रहा मैं पहले डेबिट में जाके एज पर द ट्रायल बैलेंस जो एंड ऑफ अकाउंट है यहाँ पे प्रोविजन फॉर एनपीए सबस्टैंडर्ड एसेट, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले, प्रोविजन फॉर एनपीए सबस्टैंडर्ड एसेट्स, ओके। ये एंड ऑफ अकाउंट है मेरा, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोविजन रिलीज नरेशन, प्रोविजंस रिलीज्ड, ठीक है। यहाँ पे कितना अमाउंट दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में आपके पास,
357,153 357,153.95, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, बाकी दो अकाउंट भी यहाँ पे ऐड करना है, डाउटफुल असेट है और ओवरड्यू इंटरेस्ट है। ऐड करे बाद में फिर से ऊपर जो अकाउंट क्रिएट करे थे आप रिलीज वाले, यहाँ पे सेम उसको भी ऐड करना है, ठीक है। यस सर। ऑलरेडी अगर पोजीशन ज्यादा है, जैसे 357 का रिपोर्ट में आई 2 लाख, मान लो रिपोर्ट एनपीए की आई जिसका प्रोविजन बताया 2 लाख का और टैक्स ने ऑलरेडी 3 लाख रुपए का कर रखा है, तो फिर उसमें ये एंट्री करने की आवश्यकता तो नहीं है। नहीं 3 लाख है ना, उसमें तो घटाना ना 1 लाख रुपए। काय घटना 3 लाख रुपए आप दिखा रहे थे, बट आपका रिपोर्ट पर 2 लाख रुपए बोल रहा है, क्यों ज्यादा दिखा रहे हो? ज्यादा इसलिए दिखाने को प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर वो टैक्स देना पड़ेगा। जब गलत हो जाएगा ना प्रैक्टिसेस, आप कम रहेंगे तो बढ़ाएंगे, बढ़ा देंगे तो अरे वो मुझे पता नहीं है, आपका जो भी प्रैक्टिस है आप फॉलो करो, बट मेरा काम है कि आप कैसा एंट्री करना है, ठीक है ठीक है। मुझे नहीं पता है, प्रोविजन ऑलरेडी ज्यादा है तो इस साल अकाउंट रिलीज करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी गलत करना कर लीजिए, प्रोविजन को ज्यादा करना अच्छी बात है। मुझे नहीं पता सर, आई एम सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेम एक तो मैंने रिलीज कर रहा हूँ डेबिट साइड, एक क्या कर रहा हूँ मैं रिलीज करके प्रॉफिट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये एंट्री करके मैं ऐसा बना, मैं यहाँ से इस एंट्री को सेव कर रहा हूँ। सेम लाइक आप क्या करना है, ये सारे 3 एंट्रीज को डेबिट में ऐड करना है, सेम जो प्रॉफिट में क्रिएट करे अकाउंट को क्रेडिट में ऐड करके एंट्री पास करना है। जब क्या होगा, ये 3 भी रिलीज हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे वाउचर प्रिपेयर करा, एक एंट्री बन गया मेरा, ऐसा बनेगा आपको भी, आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नए कैसे बनाना है, नए बनाने के लिए आपके पास एनपीए स्टेटमेंट रहेगा सॉफ्टवेयर में, उसको खोल के देखो यहाँ पे कितना एनपीए है ऑलरेडी। यहाँ देख सकते हैं आप सब्सक्राइबर सेट में 5%, डाउटफुल में 10%, 15 D2 D3 में 50%, ऐसे सारे हैं। अब क्या करना, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तक ही होगा, मैं खाली क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इससे पहले डेबिट पे सेलेक्ट करा था एनपीए वाला प्रोविजन वाला, अभी मैं कहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्रेडिट पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका डेबिट करने के वास्ते क्या करना है आपको, इसका डेबिट के लिए क्या करना है, एक्सपेंडिचर में एंट्री पास करना है। एक्सपेंडिचर पहले क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में ऑप्शन रहेगा क्रिएटेड प्रोविजन टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो नए बना रहे हैं एक्सपेंडिचर में बुक कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रिलीज करेंगे तो प्रॉफिट में बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी जाके आप सेम डेटा अकाउंट जाके क्रिएट करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे क्रिएटेड प्रोविजन, नया प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं, यस एनुअल में क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसके बना रहा हूँ। अगर से ऑटोमेटिक करना तो सिस्टम खुद कर लेगा, ऑटोमेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, बट यू वांट प्रिपेयर मैनुअली, आपको अकाउंट क्रिएट करना है फर्स्ट। सेम अकाउंट वही है, बस नया अमाउंट की एंट्री नहीं कर दूंगा, जी नया अमाउंट एंट्री कर दूंगा उसी अकाउंट में। नहीं, वो अकाउंट है, लेजर है वो, नॉट अकाउंट। सुनिए, ये जो डेटा अकाउंट है ना, एज पर सीएस अकाउंट है, इसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप फ्रंट एंड में ट्रांजैक्शन करना बोले तो कंपलसरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ना सब लोगों को? ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद करेगा सीएस अकाउंट के ऊपर, बट आप मैनुअली नहीं कर सकते। उसके लिए आप मैनुअली एंट्री पास करना है, अकाउंट को क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, यस अकाउंट क्रिएट करना है। सिस्टम नहीं करेगा ना इस साल तो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने नहीं करा तो सिस्टम में जो है वही है, और अगर आप सिस्टम को आप डिपेंड करेंगे तो सिस्टम से जा सकते हैं, नहीं सिस्टम के जो भी वैल्यूज आपको वेरिएशन दिख रहे हैं आप मैनुअली जा सकते हैं, मैनुअली करना है, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको रहना चाहिए कैसा करना है, मैनुअली करना होगा। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हेड बना रहा हूँ, क्रिएटेड प्रोविजंस, एक्सपेंडिचर में क्रिएटेड प्रोविजन taken into loss account.
क्लास अकाउंट करके मैं एक एंड ऑफ अकाउंट को क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्रिएट करना है मेरा एज पर ट्रायल बैलेंस कितना, सॉरी एनपी रिपोर्ट कितना क्रिएट करना है मेरे को, पहले 5% क्रिएट करना है। एनपी प्रोविजन सब्सटेंड एसेट इज 5% फ्रॉम 83 873। एनपी प्रोविजन सब्सटेंड एसेट, ठीक है ना। कितना है यहाँ पे 183 873। क्रिएटेड न्यू प्रोविजन, एनालिसिस लिख रहा न्यू प्रोविजन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अभी डेबिट क्या करना है, डेबिट एक्सपेंडिचर में बुक करना है। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। वो आईडीज पे डुप्लीकेट है। तो एनपी रिपोर्ट में ठीक है, ठीक है। क्रिएट एंड प्रोविजन लेकिन मुझे लॉस होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। मैं क्या करा, 2 एंट्री करा, मैं 2 एंट्री भी पोस्ट करूंगा, आपको दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस में कैसे रख के, ठीक है। सिस्टम से पोस्ट करेंगे तो कहां से, सॉरी सिस्टम से पोस्ट करेंगे, सिस्टम खुद करेगा ऑटोमेटिकली, पोस्ट भी कर देगा। 31 मार्च पे करेगा। ऑप्शन पे तो क्लिक करना पड़ेगा, क्या बोले सर, ये ऑप्शन पे तो क्लिक करना पड़ेगा। मैं वो इसलिए रिवील नहीं कर रहा। नहीं डायरेक्ट तो नहीं होगा, उसको तो आपको कमांड देनी पड़ेगी। क्या बोले, ये मैनुअल कर रहा है अपन, ये देख कर रहा है, लेकिन सिस्टम भी करेगा। मैं वो तो आप रिवील थोड़ा क्लियर करें। अभी नहीं पता, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मतलब समझ में आ रहा है ना प्रोविजन एंट्रीज कैसे करना है, एनी डाउट जी मैम। सिस्टम क्या करता है, उसका मैकेनिज्म ऐसा है, पहले प्रोसेस वाले के लिस्ट करो, क्रेडिट वाली एंट्री भी बता देते हैं जैसे हाँ सर। रिपोर्ट देखिए आप, अभी रिपोर्ट में क्या हुआ था, एंट्री बना था, ये रिपोर्ट देखिए सब लोग। मैं 3,57,000 को मैं पहले रिलीज करा था टोटल अमाउंट एज पर दी एनपीए कितना था मेरा सब्सटेंड एसेट 183,873। मैं यहाँ पे फिर से एंट्री बनाया था, अभी मेरा क्लोजिंग कितना हुआ एज पर द एनपीए 183,873 है। ऐसे करके आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक करता है काम। अगर से आपको 183 दिखाना है क्लोजिंग में, आप एक एंट्री कर सकते हैं, 357 से कितना माइनस करेंगे तो 183 आएगा, ठीक है। उतना अमाउंट यहाँ पे डिबिट करके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। जब क्या होगा आपको क्लोजिंग 183 डिफरेंस अमाउंट एडजस्ट कर सकते बस बस मैनुअली आप कर रहे तो वैसा कर सकते हैं, सिस्टम पे डिपेंड होता है वैसा कर सकते हैं। ओके, लेकिन सिस्टम से कैसे होगा ये दोनों ऑप्शन है, आप जिसको फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं
जो रिलीज प्रोविजन है ना, वैसे मैंने डाटा फॉर्म क्रिएट करा था, ये 357 है, ये इनकम में आ गया, ठीक है, इनकम में आ गया ना, रिलीज प्रोविजन देखने पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम में आया। ये नॉर्मल इनकम नहीं है, उसके लिए सेपरेट डाटा फॉर्म यूज कर रहे हैं प्रोविजन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 183 हम बनाए थे ना, इसका जो डेबिट काम करेगा एक्सपेंडिचर का क्रेडिट होगा। अभी जाना है आपको एक्सपेंडिचर, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट प्रोविजन टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या है, मेरा डाटा अकाउंट है 183 एक्सपेंडिचर का डेबिट होगा, ठीक है। आप जैसा नॉलेज है आप वैसा कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में एवरीथिंग अवेलेबल है, ठीक है। आपको कमेंट्री में करना है तो एडजस्टमेंट करो, आप फॉलो करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, नया बनाना है, आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको मालूम होना चाहिए कौन सा एंट्री कैसा फॉलो करना है, कैसे क्रिएट करना है। 183 एक्चुअली वो कम हो गया। यस यस यस, तो वो बता रहे थे कि हम प्रोविजन हमेशा बढ़ाते ही जाते हैं, एक्स्ट्रा करते जाते हैं। आपका जो आया ना वो जनरल रिफ्लेक्ट हुआ 183, और उनकी केस में क्या था कि प्रोविजन हमारा ऑलरेडी था, या तो नया ही करें या बढ़ाना है, तो मतलब उनका मतलब क्या है, मतलब सोसाइटी में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट को कम करने के लिए उन्होंने नहीं डालना चाह रहे थे प्रोविजन। नहीं, सिस्टम क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्रिएट करेगा। अगर आप मैनुअली जो भी करना है कर सकते हैं, रिपोर्ट गलत करना कर सकते हैं, सही करना कर सकते हैं, हम मैनुअली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लीगली नहीं है, इलीगली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टम तो बताइए, हाँ, सिस्टम ठीक है, ऑटोमेटिक सुनिए, अभी सिस्टम में जो ऑटोमेटिक एंट्री होते हैं वो कैसे होते हैं वो मालूम करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले पैरामीटर में जाना है, कहाँ पे जाना है, पैरामीटर में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन FAS पैरामीटर मास्टर, कॉन्फ़िगरेशन FAS पैरामीटर मास्टर, पैरामीटर नंबर 7 में क्या है, ड्यूरिंग ऑडिट प्रिपेयर प्रोविजन एंट्रीज ऑटोमेटिकली। ये बता इस पैरामीटर को आप पेश करेंगे तो पेश करके आप प्रोविजंस में जाके एंट्री रिपोर्ट प्रिपेयर करने से, मतलब जनरेट करने से ऑटोमेटिकली बैक एंट्री में एंट्रीज हो जाएंगे, बैक एंड में सारे एंट्रीज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इस करेंगे तो करने की जरूरत नहीं है, बट अभी फॉलो मत करिए, आप नेक्स्ट ईयर के लिए फॉलो करो, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, अभी मैनुअली करिए, ठीक है। आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के एलोकेशन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड मत करिए, ठीक है। क्लियर है ना सभी लोगों को? सर देखिए, एनपीए रिपोर्ट पहले आपको जनरेट करना है लोन्स में, ठीक है। लोन्स में आपको सुनिए, मैं ये भी बताता हूँ आपको, रिपोर्ट्स, लोन्स, रिपोर्ट्स, एनपीए डिटेल्स, ठीक है। एनपीए डिटेल्स में जाना है, डेट सेलेक्ट करना है, कभी भी आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे रीजनरेट डिमांड को क्लिक करना कंपल्सरी है। अगर से कुछ चेंजेस हुए आप रीजनरेट करेंगे तो अपडेट होगा रिपोर्ट, आप इसको सेलेक्ट नहीं करें, आप डायरेक्ट व्यू कर रहे हैं, जब रिपोर्ट क्या होगा, जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसमें अपडेट नहीं होगा, जो पिछली बार डेवलप करे थे वही रिपोर्ट आपको शो करेगा, आप बोलेंगे सर सॉफ्टवेयर गलत है, ठीक है। इसलिए वैसा नहीं बोलना है, रीजनरेट में जी कुछ रिपोर्टें जनरेट होती है, कुछ समितियों में। अभी रिपोर्ट्स के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि तो डाटा एंट्री चल रहा था ना, उसके फोकस नहीं करें, बट अभी रिपोर्ट सारे आपको जनरेट हो गए, उस पर काम कर रहे हैं, अभी सारे हो जाए। आफ्टर पोस्ट भी हो रहा है ना, यस, आफ्टर पोस्टिंग ही मिलेंगे आपको रिपोर्ट्स, आफ्टर पोस्टिंग ही रिपोर्ट मिलेंगे, वेट करने का जरूरत नहीं है, एक बार वाउचर पोस्ट करेंगे तो रिपोर्ट मिल जाएगा। सर तो इसमें जो एनपी क्लासिफिकेशन हो रहा है इसका ऑडिट नहीं हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर में एनपी क्लासिफिकेशन भी हो रहा है जी, तो इसका तो ऑडिट नहीं होगा ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर मैन्युअली जो मैनिपुलेट हम वो कर रहे थे सुनिए, अगर से आप मैनुअली इस साल एंट्रीज करना चाह रहे हैं, जो मैनुअली आप कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, डायरेक्टली इंटरेस्ट पास कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ऑडिट क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि इसमें सॉफ्टवेयर में एनपी की रिपोर्ट्स भी कर रही Yes. ऑडिटर हैव टू चेक दैट रिपोर्ट, Yes, yes. अब वो चेक करके देख रहे हैं कि इसमें 5 लाख का प्रोविजन होना चाहिए, सर कह रहे हैं हमको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए,
तो फिर मैं वहाँ बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में तो मैं एंट्री करूँगा, तो मेरा मिसमैच होगा क्रेडिट का। अभी देखो ये रिपोर्ट जनरेट किया, इस रिपोर्ट को आपके ऑडिट स्टेटमेंट में सबमिट करना है। ये स्टेटमेंट को इसको फॉलो करने से मतलब करना यही एंट्री है। सुनिए भाई, सर अगर मैनुअल एंट्री करेंगे मैनुअली करेंगे तो ये तो नहीं आएंगे मैनुअली, जो मैनुअल दिखा रहता है इसको जब इग्नोर करना पड़ेगा आपको, जो मैनुअली एंट्री करेंगे उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। सर मतलब मैनुअल में जो एनपी प्रोविजन के एंट्री डाल रहा है वो अपन को बैलेंस शीट में उधर रिफ्लेक्ट होगी, एनपी रिपोर्ट में जो ओरिजिनल है वही आएगा, वही रहेगा। ये बोल रहे हैं ना। और आप ये कह रहे हो कि नहीं होगी, नहीं होगी। मैनुअल से बैलेंस शीट होगी जो अपन मैनुअल करेंगे, पर आप ये बोल रहे हो कि ऑडिटर को इस रिपोर्ट को और जो मैनुअल अपन ने करा है वो बैलेंस शीट में दिखेगा, तो दोनों डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा ना, बस यही है कि पेज क्योंकि क्या है ना हमारे लिए वो इसमें नहीं आएगा, लोन्स में आएंगे। जो मैनुअल ऑडिट होता है ना वही, तो आप उस बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट में चेंज नहीं कर सकते। माइक ले लो, जो भी बात करना है सबको सुना है ना। इसमें आप सर्विस टेंडर का बताया प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन, इसमें जितने भी जनरेट हो गए लॉस वाइज सारी सभी आपको करना है। यस, सारे करना है। नहीं, जो बैलेंस शीट में खड़े करें सर वही करेंगे ना। ये क्रिएट करने के ना ये बनाना है, ठीक है ना। एज पर द ट्रायल बैलेंस ये रिलीज करना है। ये क्रिएट करा, अभी क्लियर नहीं किया हम लोग। क्लियर है सर, क्लियर है। जब प्रोविजन बैलेंस शीट में दिख रहा था पिछले साल से, इसको पहले डेबिट करना है। इसमें जितने भी एंड ऑफ अकाउंट है उतने एंड ऑफ अकाउंट आपको एक्सपेंड सॉरी इनकम में जाके क्रिएट करना है। रिलीज प्रोविजन टेकन द प्रॉफिट अकाउंट में सब्सटेंडेड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट करके आपको तीन अकाउंट बना के तीन पे यहां पे डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वो हो गया। इसके सर हां रिपोर्ट वो पिछले साल का बात कर रहा हूं मैं। ये साल में क्या हुआ, मेरे को सिस्टम ने खुद रिपोर्ट बनाया था, इनकी रिपोर्ट। सर फिर भी हमें इसको बेस लेके चलना पड़ेगा ना रिपोर्ट, कहीं ना कहीं मतलब डाउट तो नहीं कर सकते ना। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आ सकता है सर जी। सबस्टैंडर्ड पे बैच दे रहेगा, ये बोले ना, ये 5% नहीं है। 5% सुनिए सुनिए, मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल है स्टैंडर्ड है सबस्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर जो भी लोन है उसके ऊपर कुछ भी प्रोविजन नहीं है। आफ्टर 1 ईयर से लेके 2 इयर्स के बीच में जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट इज अवेलेबल है, इंटरेस्ट नॉट प्रिंसिपल अमाउंट, सुनिए प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 5% निकालेगा, ठीक है, वो क्लियर। अभी जो इंटरेस्ट बोल रहे हैं ना, ये एज पर द रेट सबस्टैंडर्ड। सर एक रिक्वेस्ट सर, ये जो अभी प्रोविजन पे चल रहा है, एक प्रोविजन पे ये चल रहा है कि प्रोविजन करना है कि एज पर सिस्टम करना है, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने अपने हिसाब से देखता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सर अभी हम लोग पैक्स में कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर से सारी डेटा आपको मिल सकती है, ठीक है। आप हैंडल कर देना, डेटा मिल जाए, प्रोविजन भी हो जाए, तो अल्टीमेटली हमको तो बोल के ये करना पड़ेगा ना सेट टाइम, ठीक है। तो बैटरी होगा कि सर इसमें जो भी प्रोविजंस क्रिएट हो रहे हैं वो पैरामीटर को सेलेक्ट करें, पैरामीटर अगर यस कर लेंगे तो ये सारे अकाउंट्स भी क्रिएट हो जाएंगे ना सर। तो ये अकॉर्डिंग फॉलो प्रोविजंस में क्रिएट हो जाएंगे। तो सर इसलिए पॉलिसी है स्टैंडर्ड को मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अभी सीनियर और तो सारा मैंने भी बहुत बड़ी जगह है, एक आधा रूम का लगा है, हम लोगों ने पता चला है और उसमें जो अकाउंट की दिक्कत है। अभी आप इतना क्या करोगे तो थोड़ा पता ही नहीं समझ रहेगा, कोई मैच नहीं हो पाएगा। फ्यूचर में वो होगा तो होता रहेगा। अभी अपनी को पूरा सिस्टम को लेकर के ओवरऑल नहीं होगा, पूरा ये सब लोगों को पता चलेगा सारी सोसाइटी आपकी लॉस में होगी। तो अभी वो ऑडिटर ऑपरेटर लेवल पे जहां लेवल आ रहा है, इस बार जो ऑडिटर टेक्निकली कैंडिडेट सिस्टम में ऑडिट करना चाहिए, आप एप्लीकेशन कर लो। तो ये एक लेवल अपने को गाइडेंस के लिए है। अगर ये सिस्टम में हमको वसूल करना होगा तो ये गाइडेंस के लिए क्या होगा, वो है अपनी प्रोविजन चलेगा सब स्टैंडर्ड में, लॉस में
सर ये प्रोविजन ज्यादा नहीं कर फिक्स करना, आप सकते, लोग फिक्स करना। प्रोविजन भी ज्यादा नहीं कर सकते, हाँ इनकम टैक्स नहीं मानता उसको एक्सेप्ट नहीं सर करता। सर और एक चीज ये भी कि बैंक लेवल पे हमारे पास कम अकाउंट होते हैं, 10 से 12 20 अकाउंट का मॉनिटर कर सकते हैं कि कब खोला, बट इसमें हमारे पास हजारों अकाउंट है मेंबर्स की, तो ये जो 1 साल का लोन है ना, 1 ईयर लोन है, 1 ईयर का लोन का अमाउंट चलने लगेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना, नहीं करना है, क्लियर कर दो। माइग्रेशन ऑडिट मेंबर वाली जो एंट्री मैनुअल लेते हैं बैंक में क्या है, बैंक में अगर प्रोविजन ज्यादा कर लेते हैं तो इनकम टैक्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, नहीं, यहाँ पे क्या है तो कंडीशन उसको फॉलो करेंगे तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली बोला था कि आप प्रोविजन ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, मुझे पता, मैं उसलिए मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसको मैं। इनकम टैक्स ऑफिस करना है सर, मेनुअल एंट्री पास हो जाएगा। मैनुअल आपको जो अभी एंट्री करके मैनुअल ने बताई, एंट्री वैसे ही करनी है, इससे आपको गाइड पुराना रिसीव करके नया ये आपके गाइड करना बस इसको देख के नया बना एंट्री प्रोविजन की एंट्री के लिए सब चीजें मतलब आप इंडेक्स सही आपको जो करवा दो एंट्री सर। कैसे करनी है ये क्लियर है ना, किसी को और कंफ्यूजन हो या सर केवल समझ इंडेक्स ना सही आया तो करवा एक दो, बार बता दीजिए तो बैलेंस शीट तुरंत 2 मिनट में बोल सकते नहीं कर नहीं दिया दिखा रहा है मैंने, कैलकुलेट करके टेंटेटिव बता रहा है और जो मैनुअल टैक्स का प्रोविजन नहीं करते हैं, सपोज हैवी टैक्स में क्या ऑडिटिंग हो गया है, मैक्सिमम हमारे 15-20 सब्जेक्ट होगा तो हो गई हैं, अब उस कंडीशन है कि यदि अपन करते हैं और करेंट डेट में मतलब कि 31 मार्च है तो फिर उसमें डिफरेंस आएगा तो बैलेंस शीट दोबारा बनानी पड़ेगी। ये रजिस्टर आपके जो निर्देश में अभी जो राज सर्कुलर आप लोगों को मिल गया, आप लोगों ने आपको फॉरवर्ड किया था, कंफ्यूजन जो था जब ऑडिटर जो ट्रेनिंग पे गए थे वर्ल्ड में, तो उनके दिमाग में ये इससे समझ में आया था तो भी 2 ऑडिट करते हैं, यही था लास्ट पीसी में या लास्ट पीसी में आप लोग अगर जुड़े होंगे, ज्यादातर लोग बैठते ही हैं, तो उसमें आपने सुना होगा कि बिलोंग से विभाग से यही कहने में आ रहा था कि आप 2 ऑडिट करने हैं। लास्ट पीसी में जब ऑडिट वाली डीसी कलेक्टिव में मेमो दी नहीं थी, तब ये चीज क्लियर हुई, मेरे को भी क्लियर नहीं थी, मैंने बोला कि भाई मैं आंसर नहीं कर सकता, मेरे को नहीं पता है कैसे करना है। अभी ऑडिटर ही गए हैं वही बेस्ट कमेंट कर सकते हैं। मेमो से जब डीसी में बात की दिया सब लोग जो है तो उसमें क्लियर हुआ कि 2 ऑडिट तो हो नहीं सकते, है ना, ये एक ही ऑडिट होता है, मतलब बैलेंस शीट आपकी एक ही बनेगी, अब वो आप मैनुअल बना लो या सिस्टम से बना लो, ये क्वेश्चन फिर ये होगा कि सिस्टम से ही बनेगा मैनुअल बैलेंस शीट। कोई ऑडिटर अपने सुविधा के लिए बना के क्रॉस चेक करके इसको बनाना चाहे, मैनुअल बनाना चाहे मतलब क्रॉस चेक के लिए, जैसे ये मैडम लेके गए ये मैनुअल बैलेंस शीट जो आपने बनती थी वैसी है ये। इसका उपयोग अपन को किस लिए करना है कि सिस्टम में चेक करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए उनको बनानी पड़ेगी, वही उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि सिस्टम जितना दिखा रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सही है। ये कौन से लोग करेंगे जो ऑडिटर को आता है, जिसको नहीं आता है वो मैनुअल बनाएगा ही, मेरे को नहीं लगता कि कोई जिसको आता ही नहीं वो क्या बनाएगा, मार्केट से बनवा के ले आएगा, तुम्हारे क्या नहीं ज्यादा इसमें होगा भी, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अगर सिस्टम में लग रहा है इंटरेस्ट नहीं है तो इसको ठीक मानना, बोले भाई आप बताओ कैसे कैलकुलेशन आपकी चाहिए, क्योंकि वो कैसे करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट ले जाते हैं, स्टेटमेंट निकाले बना दिया, ऐसे बनती है। अपना इससे कैसे बनती है, हर एक मेंबर का डेटा डला हुआ है, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, उसमें डिटेल नहीं है, बट चांसेस है कि अपनी यहाँ से मेंबर का डेटा उठ के आ रहा है और उसका कंसोलिडेटेड फिगर टोटल समरी फॉर्म में दिख रहा है, इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एक्यूरेट होगी, बेहतर है तो पुरानी अपनी बनी हुई। वो इंटरनल बात
एक्सटर्नल बात के लिए इतना माइक जरूरत है। सर एक मिनट समझ। अच्छा स्टेटमेंट कहाँ से जनरेट करना है? एक तो ये हो गया, दूसरे वो प्रोविजन भी बताती है कि इंटरेस्ट करना है। यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करना है आपको। ये जो क्या है ये रिसीवेबल इंटरेस्ट है मेंबर का, ओनली ये इंटरेस्ट बी इंटरेस्ट ही आएगा, ये दो मिला के आएंगे, दो मिला के आएंगे ये इंटरेस्ट बी इंटरेस्ट एक साल के अंदर। सपोज आप 1/4 से कैलकुलेट कर रहे हैं सिस्टम 31 एक साल के अंदर पेमेंट करा है। ये जो ये प्रोविजन है क्या? ये प्रोविजन नहीं है, ये दिस वन रिसीवेबल दो चीजें निकल रही हैं। ये जो इंटरेस्ट दिखाना लास्ट में ये रिसीवेबल वाला है, परसेंट क्या आना है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जो डेटा अपना सिस्टम से निकल रहा है ये पहले लिखना आना चाहिए। हिंदी में भी गाइड दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वही रहेगा कि ये डेटा जो आ रहा है कुछ डेटा। हाँ ये उसमें नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन ये अपनी सुविधा उसके लिए प्रकार को हिंदी में करा दिया। इसका पर्पस ही यही है सिस्टम की जो रिपोर्टिंग है वो लेना। जैसे जिससे ज्यादा भी नहीं है। हाँ इसमें डायरेक्ट थोड़ी ना लगा देता है ऐसे रहता है डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऐसे रहता है। नई शुरुआत वो सारा का सारा आरबीआई बैंक के लिए अपने रजिस्ट्रार को निकालना चाहिए, जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का जो बुकलेट है वो दिया हुआ है। इतना आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, तो ये भी दिया हुआ है कि किस तरह से अपने स्टेटमेंट होने चाहिए। उतना संभव नहीं रहता, तो तक नहीं हो रहा था जो सिस्टम में जब तक चीजें नहीं है उस पर रजिस्टर नहीं होते, 25 रजिस्टर उसमें टोटल बनते हैं। ग्रुप में डालो अपना जोन 1 जोन 2 उसमें मैंने कहा था मैंने डाला भी लगा दिया जो अपनी मास्टर क्लास का ग्रुप है इसको डाला नहीं। सर ये एमपीए और डिप्रिसिएशन के लिए एक बार सभी जेआर से आप मीटिंग करके एक बार डिसाइड कर लीजिए। मैं वही बता रहा हूँ कि स्टेट लेवल पे जब ये सेक्शन देंगे तो वो कंपलसरी हो जाएगा। अच्छा समझ लो उससे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये तो एक नॉर्मली फॉलो होना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। अगर आप एनपीए प्रोविजन आज करा दो तो 20 मिनट पूरे नहीं कर सकते हैं, एनपीए प्रोविजन हो जाता है। मेरे को नहीं लगता है कि 10% ज्यादा बैंक कर सकेंगे सर बट होता क्या इवेंचुअली ना वो यार अपन सिस्टम में आने का मतलब ये नहीं है कि सारा सिस्टम ही गलत था पूरा। कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन पे अपनी रहेगी और उसको वैसे ही चलना है। जैसे बैंक में भी कोई ऐसा नहीं है ना, एनपीए कंपल्सन अगर होगा ऑटोमेटिक होना चाहिए तो बैंक भी बहुत सारे एनपीए करती है, प्रोविजन करती है या नहीं करती है। अपने डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देते ऑडिटर आप रजिस्टर कर देते हो, ऑडिटर मान जाता है कि इसका करनी है या आपने करना है, उस तरह से वो मान जाता है। सर बट होता क्या जैसे जो चीज हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए वो कहीं अपन लिख तो रहे नहीं है। ऑडिटर को बोलिए भाई आपके पास जो इसका ज्ञान है आप एनपीए प्रोविजन कराना है करा दो, कैसे कराना है उसका अभी जैसे सर एक्सटर्नल है मतलब ये जो सवाल आइटर पूछना है, ये सवाल हमको आइटर पूछना है। आइटर मालूम होना पहले आप लोग उनको पूछना है, तो क्या बोलेंगे यार। पहले तो वो है साइन करने वाला उन्हें है। काफी गंदी इसको मैच बना के आप लोग लगा के
वो होगा अभी ऑडिटर को यहाँ पे मास्टर देने को पड़ता है, ऑडिटर को नहीं पता है। अभी वो नहीं मानते चल रहा है कि दो ऑडिटर करेंगे, तो वो पॉइंट नहीं है। अपने को जो सिस्टम को समझ रहे हैं उनको आप लोगों को यहाँ बुलाने का पर्पस ही यही है। और ऑडिटर को इनकम चारों चीजों की तो करना पड़ता है, फ्री होगी बाकी का सब सरप्लस में बनता है, P&L की तो वो हम कर लेंगे हमारे से। P&L भी खुद बनाता है। वो तो आप लोग को गाइड करना होगा कि ऐसा होना है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। सर एक्चुअली अभी क्या हमारे जेआर सर जो है आप जानते हैं, अभी वो यदि हम बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हैं हमसे ब्याज कि इंटरेस्ट नहीं चेंज हो रहा है, करवाए तो आपको डायरेक्ट मेल कर देंगे। एनालिसिस में डाला गया। देखिए अभी अभी आपके आगे ऊपर चलकर बर्डन अभी ये है, सब बातें सब अभी पूरी हैं। मतलब इसके पूरे एमपी का चेंज करना है। हमें क्या है क्लियर करना है, हमारी दो अभी वो बोल रही पेज थी एमपी जब इतना आ रहा हमारी है दो तो पेज पायलट होगी थी एक चीज है, बिल्कुल और उनका ऑडिट कर फ्री हो सर आगे बढ़ेंगे। वो उनके लेवल पे है, उनको मेल बोलना कर है देंगे, कि आप बताएं। हमारे बात में सब लोग बताता हूँ, कल बताता हूँ, ठीक है? कल मेन तो हम ब्याज से अटके हैं सर, ब्याज जो इंटरेस्ट है उससे अटके हैं ना सर, वो खत्म हो तो फिर और डेप्रिसिएशन वो हो जाएगा तो हम आगे उसको करेंगे। अगर ये गार्जियन अभी किसे लगा अभी जब तो इंटरेस्ट मेमोरी सही नहीं चल लगा रहा है बात बाकी नहीं आ रही। का मान के चलो कि अपन ने ये डिसाइड कर लिया सोसाइटी में, ये पूरा का पूरा लॉस हो गया मेरा। मान के चलिए कि लोन्स का अपना पार्टी नहीं होगा और 10 लाख 30 लाख जो भी अमाउंट हो, वो अमाउंट हमें आज की डेट में मिली नहीं होगी, सारे जगह चल के बिल मिल रही, तो फाइनली तो उसको लॉस काम हो गया, तो अब उस टाइम पे चला जाएगा। कुछ चीजों को इसलिए अभी एकदम रिजेक्ट अपन नहीं कर सकते। सर लेकिन ये निवेदन था कि ये जो डिस्कशन है इनको अपन ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, तो आप एक मोटी चर्चा करके इसको वो follow तरीका करें। आपसे बता देंगे, उनको लगेगा कि तो मतलब क्लैरिटी बनाना चाहिए, हाँ यस, उनको बोला भी तो था सर आप एक दो बैंक को ऑडिट मॉडल के रूप में करा लीजिए। ये वाली चीज अपने को एंट्री प्रोविजन इस तरह से करना है कि जो बात होता है उसमें तो मेरे ख्याल से सभी लोग कंफर्टेबल हैं। किसी को कोई और पूछना हो कि यदि करनी है तो बस आप हैंडल कर दीजिए, जैसे अपन ये प्रोविजन अभी लागू करवाना है, कितने इंटरेस्ट सही होगा उसके बाद करवाना है। ये जो प्रोविजन अभी सोसाइटी की टैक्स में सॉफ्टवेयर पे जाके तभी हमें लागू करना है कि अभी इंटरेस्ट सही होगा, इंटरेस्ट आईओडी वाला गलत है। अभी वेट कर सकते हैं आप। आप अगर ओवरराइड करते हो आईओए को तब तक करा सकते हो, जैसे आज हम लिखे देना तो कल तक पूरा ग्लोबली कर सकते हो जाएगा, कल हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग रिक्वेस्ट डाल देते हैं। जी जी ठीक है, तो फिर जाके करवा सारा खेल ब्याज से ही जो टाइमलाइन वो भी लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोग रिक्वेस्ट डाल देते हैं, दे दिया अभी बता रहे हैं कि ऑलरेडी दे दिया है ओवरराइड, ठीक है, ये पिछले डीसी में क्लियर करा। ये रिपोर्ट में देख सकते हैं आप, ये जो रिपोर्ट में है ना, ये जो एनपीए परसेंटेज है ये प्रोविजन रखना है, ठीक है। ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, ये क्या है आपका रिसीवेबल इंटरेस्ट है, रिसीव करना है मेंबर से, जो रिसीव करना है ना मेंबर से, नॉट फॉर द गवर्नमेंट, मेंबर से रिसीव करने का इंटरेस्ट है। ये क्या करना है, असेट्स में जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना है, असेट्स में जाना है आपको, इसमें जो अदर इंटरेस्ट है ना सर, अदर असेट्स है ना, इसमें ऑलरेडी लास्ट ईयर दिखाए थे आप ओवरड्यू इंटरेस्ट रिसीवेबल करके 98 लाख दिखाए थे, ठीक है। बट अभी कितना दिखा रहा है एज पर द रिपोर्ट 64 लाख, यानी ये ओवरड्यू इंटरेस्ट है, मतलब 64 लाख रुपीस आप एक्चुअली नहीं आते, ये लॉस ही है। आप क्या करना है, इसके लिए एक असेट क्रिएट करना है, सेम आपको लायबिलिटी भी क्रिएट करना है, लायबिलिटी भी ओवरड्यू इंटरेस्ट करके
सर ये लंच के बाद कर लेंगे अभी एग्जॉस्ट हो गए हैं। चलो ठीक है, आफ्टर लंच पोस्ट लंच करते हैं उसको, अभी तो इंटरव्यू काम कर रहे हैं। तो लंच के लिए आप लोग जा सकते हैं। रिपोर्ट कर देंगे आज रात को, रिपोर्ट पूरा बना देंगे। आप लोग भी इसको अटेंडेंस बना देंगे, कल दिखाएंगे। कल क्या करवाएंगे, मतलब आज हो जाएगा ट्रेनिंग? नहीं कल भी है, आज उसका रिपोर्ट बना देंगे, उसका रिपोर्ट पूरा बना देंगे रात को। आपके पास ये प्रोविजन और ये सबका सिविल क्रिएबल का सब है, आउटसाइड का साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है। प्रोविजन के जो रेट्स है स्टैंडर्ड है या सभी जगह जैसे ही है? स्टैंडर्ड अवार्ड से निकले जो बेच है वही है या मिलेगी अलग से?